नमस्कार। कैसे हो आप सभी? तो आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और वैसे अगर देखा जाए तो अब आपके पास में ज़्यादा समय बचा नहीं है अपने एग्जाम में, और आरपीएससी ने क्लियर भी कर दिया कि जो एग्जाम जिस तिथि को होना था वो उसी तिथि को होगा। यानी एग्जाम डेट में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो अब मुझे लगता है कि आपके पास में समय ज़्यादा नहीं है, तो अब आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत भी नहीं है कि कुछ नए नए कंटेंट है, नई नई क्लासेस है, वो आप लोग देख रहे हो, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि उससे होगा क्या कि एक तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। जैसे मान लो किसी और की आप क्लासेस देख रहे हो, तो उसने 4-5 क्वेश्चन मान लो नए करवा दिए, तो आपको लगेगा कि यार ये तो मुझे आ ही नहीं रहे, यानी मैंने टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं है। तो इसकी वजह से आप डिमोटिवेट हो सकते हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है उसको बहुत अच्छे से आप रिवाइज करते चलें। और अगर आपके आसपास कोई इस तरह की क्लासेस अगर आप लोगों को दिखती है, जैसे ये क्लास मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, तो इस तरह की क्लासेस आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बाकी ज्यादा स्ट्रेस अब लेना नहीं है। एग्जाम में बहुत कम समय बचा है। जो आपने तैयारी की है, जो आपने प्रिपरेशन की है, उस पर ट्रस्ट रखे, अपने आप पर बढ़िया विश्वास रखे, और जो होगा जो देखा जाएगा एग्जाम में। ठीक है ना? तो जैसे आपकी क्या था कि सिलेबस में जब मैं सिलेबस देख रहा था, तो उसमें एक टॉपिक मुझे दिखा, वो था विदेश नीति के बारे में। फिर मैंने अपने जो एक दो वहां पर साथी थे जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, उनसे मैंने पूछा कि ये टॉपिक पर आपकी पकड़ कितनी है, या फिर ये टॉपिक आप लोगों ने कितना पढ़ा हुआ है। तो उनमें से ज्यादातर ने कहा कि ये टॉपिक न तो किसी एग्जाम में आता है और न हमने कभी पढ़ा है। हमने पहली बार ही सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसी में इस टॉपिक को देखा है, तो हमें इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। बस जितना बुक में लिखा हुआ है उतना हम पढ़ करके जा रहे हैं। अगर प्रश्न होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा। इस तरह के मैंने वहां पर फीडबैक सुना। फिर मुझे लगा कि चलो इतनी क्लासेस हमने सेकंड ग्रेड वालों के लिए करवाई दी, तो क्यों ना एक क्लास और इनके लिए करवा दी जाए। तो ये क्लास मैंने स्पेशली इसीलिए तैयार की है ताकि ये जो 2-3 टॉपिक दे रखे हैं, जैसे आपके सिलेबस में एक टॉपिक है भारत की विदेश नीति और जवाहरलाल नेहरू साहब की भूमिका। यानी भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं, पंचशील समझौता, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, परमाणु संधि, इससे संबंधित जो भी बातें हैं वो सारी चीजें इन प्रश्नों में शामिल हो जाएगी। उसके अलावा दूसरा अगर आप टॉपिक देखेंगे तो वो है भारत के पड़ोसी देश और पड़ोसी देशों के साथ में उनके संबंध। तो ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ही समकालीन मुद्दे और चुनौतियां, यानी अभी वर्तमान में कौन कौन से मुद्दे चल रहे हैं और चुनौतियां कौन कौन सी है, जिसमें आप क्लाइमेट चेंज के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब सारी सारी चीजें आएगी। और उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण संगठन है, जैसे यूएनओ है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, उसके अलावा डब्ल्यूटीओ है, वो है, एससीओ है, ब्रिक्स है। ब्रिक्स की बैठक भी इस बार भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला है। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को बड़ी आराम से आप लोग अपने कान में ईयरफोन लगा लो, फोन को रख लो हॉरिजॉन्टल मोड पे, और बढ़िया मस्त होकर के सुनो। किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस यहाँ पर नहीं लेना है। और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि ज्यादा समय आप लोगों का यहाँ पर खराब नहीं किया जाए। कम से कम समय में आपको मैं तीनों जो टॉपिक है वो यहाँ पर रिवाइज करता हुआ चला जाऊं। ठीक है, तो एक क्लास तो इंडियन पॉलिटी की मैंने ले रखी है कंप्लीट सेकंड ग्रेड के एग्जाम पर सिलेबस पर, और एक राजस्थान राज्य व्यवस्था पर मैंने ले रखी है जो 7.5 घंटे के आसपास है। अगर आप इंडियन पॉलिटी थोड़ी बहुत पढ़ रखी है तो भी मैं आपको कहूंगा कि ये राजस्थान पॉलिटी वाली जो क्लास है ये आपको कंफर्म देख के जानी है। और अगर आपके पास में टाइम है, अगर आपके पास में मतलब आपका मन है पढ़ने का, तो ये इंडियन पॉलिटी की जो क्लास है ये भी आप लोग देख करके चले जाना। आपको इन क्लासों से बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं करवा रहा हूं। अब देखो, जैसे एक प्रश्न आपके सामने आएगा ना, तो उससे संबंधित सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, टॉपिक तो आपने पढ़ ही रखा है, अगर नहीं भी पढ़ रखा है थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो बाकी आप मुझ पे छोड़ दीजिए, वो सारी चीजें हो जाएगी। बस मैं आपसे सिर्फ इतनी डिमांड कर रहा हूं कि अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती है तो उसके बारे में हर एक व्यक्ति कमेंट में लिख के जाएगा कि सर हमें क्लास बहुत अच्छी लगी, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रही। और फिर उसके बाद में एग्जाम के बाद में हम मिलेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि वो क्लासेस से प्रश्न कितने आए, कितने वहां पर मिले, कितने आपके सही हुए। और अगर आपकी इससे हेल्प होती है तो आप लोग खुद भी कमेंट करके चले जाएंगे कि सर आपकी क्लासेस आपने ली थी, बहुत हमारे वहां पर हेल्प हुई थी। ठीक है, चलो अब हम हमारे पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अब देखो, पहला प्रश्न है पंचशील समझौते को लेकर। और अगर आप सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम में पेपर देखोगे तो उससे संबंधित ये मान के चलो कि हर साल एक दो प्रश्न पंचशील समझौते से पूछे जाते हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट क्या है हमारे पास में, कि पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को बीजिंग चीन में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हुआ। अब देखो, इसमें 3-4 फैक्ट मैंने शामिल कर दिए। पहली बात है कि पंचशील समझौता कब हुआ, 29 अप्रैल 1954 को। कहां पर हुआ, बीजिंग चीन में हुआ। भारत की तरफ से कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और चीन के प्रधानमंत्री कौन थे, चाउ एन लाई। तो ये यहां पर एकदम सही है। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं आपको। हालांकि ये मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा इस चीजों में नहीं उलझाया जाए, क्योंकि आपके तथ्यात्मक चीजें ज्यादा आएगी, कंसेप्ट वाली चीजें आने की संभावना थोड़ी सी कम है।
देखो 1947 में भारत आजाद हुआ, उसी के साथ साथ लगभग 1949 में चीन जो था वो साम्यवादी देश बना, और 1950 यानी एक साल के भीतर भीतर ही 1950-51 में चीन ने क्या कर लिया, अपना जो पड़ोसी देश है तिब्बत, उस पर अधिकार कर लिया। अब जब तिब्बत पर चीन का अधिकार हो गया तो उसके बाद में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती आई कि हम इसको कैसे डील करें। तो उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू साहब, उन्होंने एक चीज सोची कि अभी नया नया देश आजाद हुआ है, इस तरह के जो मुद्दे हैं उसमें उलझना अभी आवश्यक नहीं है, देश बहुत बुरी स्थिति में पहले से ही है, काफी लंबे समय की गुलामी हम झेल करके आ रहे हैं, नया देश है, दोनों देश नए हैं। तो उन्होंने व्यवहारिक दृष्टिकोण दिखाते हुए वहां पर एक समझौता किया कि हम दोनों देश क्या करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, न कि एक दूसरे के खिलाफ रहेंगे। यह आइडियोलॉजी किनकी थी, नेहरू जी की थी। अब क्या था कि तिब्बत वाले क्षेत्र पर अगर आप देखें तो भारत का व्यापार, भारत की आवाजाही सारे तिब्बत वाले क्षेत्र पर थी। अगर आप नॉर्थ वाला एरिया देखोगे तो तिब्बत जो है वो भारत के बहुत बड़ी सीमा भारत से लगाता है, यानी उत्तरी सीमा पर जो देश सबसे ज्यादा सीमा लगाता है वो तिब्बत है। तिब्बत के साथ साथ अब वो किसका अधिकार है, उस पर चीन का अधिकार है। अब चीन का उस पर अधिकार हो गया, चीन का अधिकार होने के बाद अब सवाल आया कि तिब्बत के साथ में जो हमारे व्यापार है, तिब्बत के साथ में जो आवाजाही है, जो आवागमन है, वो कैसे होगा, और दोनों देश एक दूसरे की मतलब ऐसे ना रहे कि धोखे में रहे कि ये देश अटैक कर सकता है, ये देश अटैक कर सकता है। तो दोनों देश जो है वो अपने डेवलपमेंट पर ध्यान दें, न कि एक दूसरे के खिलाफ रहे, क्योंकि पावर सेंटर मामले में एशिया में दो देश बहुत बड़े थे, एक तो भारत था और एक चीन था, और जनसंख्या के मामले में भी आप पता है दुनिया में सबसे टॉप पर रहते हैं दोनों देश। तो इसी चीज को देखते हुए पंचशील समझौता किया गया 29 अप्रैल 1954 को। अब इस पंचशील समझौते में यह हुआ था भारत और चीन के बीच में, यानी भारत और तिब्बत के व्यापार के संबंध में था, लेकिन तिब्बत पर किसका अधिकार था, चीन का था। तो तिब्बत पर जो चीन का अधिकार था, तो यानी ये पंचशील समझौता हुआ भारत और चीन के बीच में। भारत की तरफ से थे जवाहरलाल नेहरू, जेएलएन लिख रहा हूं मैं। उसके बाद में चीन की तरफ से कौन थे, चाउ एन लाई। देखो इनका नाम थोड़ा सा चाउमीन जैसा है, चाउ एन लाई। ये किसकी तरफ से थे भाई साहब, चीन की तरफ से थे। अब भारत और ये हो गया। अब इस समझौते पर भारत की तरफ से जो हस्ताक्षर हैं वो किए थे राघवन ने, एक नाम याद रखना आप, एन राघवन। और चीन की तरफ से अगर आप देखें तो इस समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे, तो एक चांग हनफू नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने किया था। तो इन्होंने क्या किए, हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या कर दिया, इस पर हस्ताक्षर कर दिए। और ये जो पंचशील समझौता, इसमें 5 जो सिद्धांत थे वो जनरली तय किए गए थे, यानी कि इसमें 5 अनुच्छेद थे, 5 सिद्धांत थे इसके, वो इस पंचशील समझौते में तय किए गए। और वो 5 सिद्धांत कौन कौन से थे, आगे इसके संबंध में प्रश्न भी आएगा, लेकिन मैं आपको यहां पर बता देता हूं। पहला ये था कि हम एक दूसरे की जो क्षेत्रीय अखंडता है, जो संप्रभुता है, उसका सम्मान करेंगे। पहला सिद्धांत तो ये था। उसके बाद में एक सिद्धांत ये था कि हम एक दूसरे के प्रति समानता, इक्विटी और पारस्परिक लाभ जो है उस पर काम करेंगे। तीसरा है अनाक्रमण वाली पॉलिसी थी, यानी हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। उसके अलावा चौथी थी कि हम एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी चीन, ये समझौते में शर्त इसलिए रखी गई क्योंकि चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया था, तो ये शर्त वहां पर रखी गई कि हम दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और जो संप्रभुता है उसका सम्मान करेंगे। उसके अलावा जो समानता और पारस्परिक जो लाभ है उस पर काम करेंगे, और शांतिपूर्ण जो सहअस्तित्व है उस पर हम वर्क करेंगे। और उसके अलावा एक सिद्धांत ये था कि हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो ये 5 सिद्धांत चाइना पंचशील समझौते में थे। अब ये पंचशील समझौते के संबंध में क्या याद रखना है, उसके बाद में ये जो पंचशील समझौता है इसको जो संयुक्त राष्ट्र महासभा थी उसने दिसंबर 1957 में स्वीकार कर लिया। हालांकि आपको किसी और बुक में ये डेट कुछ भी मिल सकती है, लेकिन अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में देखोगे तो संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली जो थी उन्होंने दिसंबर 1957 में इन सारे जो सिद्धांत थे इनको अडॉप्ट किया था। तो पंचशील समझौते को लेकर सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। तो पहला है कि पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को हुआ, सही बात है। कहां पर हुआ था, बीजिंग चीन में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। उस समय चीन के प्रधानमंत्री कौन थे, चाउ एन लाई। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा, इस समझौते पर भारत की ओर से एन राघवन और चीन की ओर से चांग हनपू जो थे उन्होंने हस्ताक्षर किया था। तो भारत की ओर से थे राघवन साहब और चीन की ओर से चांग हनपू, इन्होंने क्या किया, हस्ताक्षर किया। तीसरा है कि यह समझौता चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार तथा पारस्परिक संबंधों से संबंधित था, और इसके 5 सिद्धांत थे, और 5 सिद्धांतों के नाम मैंने आपको भी बता दिए थे।
तो पहली बात है कि चीन का जो तिब्बत क्षेत्र है और भारत के बीच में जो व्यापार है और जो पारस्परिक संबंध है उससे संबंधित ये पांच सिद्धांत है। पंचशील समझौते या फिर सिद्धांत को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा दिसंबर 1957 को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। ये बात भी यहां पर सही है, यानी पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है, चौथा स्टेटमेंट हमारा यहां पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी इज द राइट आंसर। तो ये किसके संबंध में बात हो गई, पंचशील समझौते के संबंध में पूरी बात हमारी यहां पर हो गई। अगर आप ये जो प्रश्न जो भी मैं लेकर आ रहा हूं, अगर आप इनका पैटर्न देखोगे तो इनके पैटर्न में मैंने जानबूझ करके पॉजिटिव जो स्टेटमेंट है वो ज्यादा शामिल किए हैं, क्योंकि अगर आपके सामने प्रश्न आएगा तो आपकी नजर उस पर पड़ेगी, उसके बाद में आप इसको रीड करेंगे, खुद इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा नेगेटिव स्टेटमेंट यहां पर हो जिसकी वजह से आपके दिमाग में कोई गलत डेटा है वो फीड हो जाए, क्योंकि हम यहां पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे, हम यहां पर कर रहे हैं पूरा टॉपिक का रिवीजन। और रिवीजन में बहुत जरूरी है कि जो भी चीजें आपके सामने आएगी उनको बहुत ध्यान से आपके दिमाग में फिट करना है। तो ये चारों सारी बातें इसके संबंध में अगर आप याद रख लेंगे पंचशील समझौते के बारे में, तो इससे संबंधित प्रश्न आपका वहां पर सही हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या है यहां पर, डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड यानी यूगोस्लाविया में आयोजित हुआ था। अब देखो यहां पर गुट निरपेक्ष आ गया। अब आप कहेंगे कि सर गुट निरपेक्ष होता क्या है। तो मोटा मोटा आप ये समझो कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी, एक तो था अमेरिका और एक था सोवियत संघ, यानी दो दुनिया में दो गुट थे, एक तो अमेरिकी गुट और एक था सोवियत संघ। अमेरिका जो था एक पूंजीवादी देश था और जो सोवियत संघ था वो साम्यवादी देश था। अब 1949 के आसपास या फिर 1950 के दौर में क्या था कि एशिया और अफ्रीका के कई सारे देश स्वतंत्र हो रहे थे। तो उन स्वतंत्र देशों में दोनों गुट चाहते थे कि वो हमारी तरफ शामिल हो, दोनों गुट चाहते थे हमारी तरफ शामिल हो। लेकिन कुछ देश ऐसे थे जो ये चाहते थे कि हम न तो अमेरिका की तरफ शामिल होंगे, न ही हम सोवियत संघ में शामिल होंगे, हम अपनी विदेश नीति को इंडिपेंडेंट रखेंगे, यानी हम किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे उन सारे देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया, वो कौन सा था, गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से। तो गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है उसका पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में आयोजित हुआ था। ये बात यहां पर सही है। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखो कि 1955 में बाडूंग सम्मेलन हुआ। और ये कहां पर हुआ था, इंडोनेशिया में। अब इस सम्मेलन में क्या हुआ कि जो अफ्रीका और एशिया के कुछ देश थे उन्होंने यहां पर एशिया के जो कुछ देश थे जो नए नए आजाद हुए थे उन्होंने यहां पर जो थी वो बैठक की, इसमें शामिल हुए। और इनका कॉमन जो लॉजिक था वो ये था कि क्या करेंगे, हम किसी भी गुट में शामिल होंगे, न तो हम अमेरिका का हिस्सा होंगे न ही हम किसका होंगे, सोवियत संघ का हिस्सा होंगे। तो अगर हम देखें तो अफ्रीका और एशिया के जो देश थे उन्होंने पहली बार बाडूंग का जो सम्मेलन था उसमें गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था उसकी कहते विचारधारा को पेश किया। यानी गुट निरपेक्ष की जो विचारधारा है, यानी इसकी जो नींव है, इसकी जो आधारशिला है, उसका संबंध किस सम्मेलन से है, तो उसका संबंध है बाडूंग सम्मेलन से। अब आपके एग्जाम में यह प्रश्न आ सकता है कि इसकी नींव सबसे पहले कहां पर रखी गई, इसके आधारशिला का संबंध कौन से सम्मेलन से है। तो 1955 में बाडूंग में सम्मेलन हुआ और उसमें जो अफ्रीका और जो एशिया के कई देश थे उन्होंने भाग लिया और उसमें भाग लेकर के ये तय किया गया कि हम किसी भी गुट का हिस्सा नहीं होंगे, यानी हम गुट निरपेक्ष रहेंगे। उसके बाद में बेलग्रेड में सम्मेलन हुआ 1961 में, बेलग्रेड में सम्मेलन हुआ। तो इसका पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ और यहां पर गुट निरपेक्ष जो था उसकी आंदोलन की शुरुआत हुई। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना या फिर शुरुआत कब से हुई, 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन से मानी जाती है। और 1 सितंबर को हम गुट निरपेक्ष दिवस भी मनाते हैं, यह भी याद रख लेना। तो 1 सितंबर को गुट निरपेक्ष दिवस मनाते हैं। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्नों पर, ये तो बात होगी हमारे इसके संबंध में। अब देखो प्रश्न ये था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया जो है उसमें आयोजित किया गया। पहला स्टेटमेंट हमारा एकदम सही है। पहला इसका शिखर सम्मेलन हुआ 1961 में। अब आप वैसे कहेंगे कि सर ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये कौन से टॉपिक का हिस्सा है। अब देखो एक तो मैंने पढ़ा था भारत की विदेश नीति और उसमें जवाहरलाल नेहरू साहब की भूमिका। तो गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है वो हमारी विदेश नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है, हमारी विदेश नीति का एक स्तंभ मान सकते हो आप। और इसमें जवाहरलाल नेहरू साहब की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो एक तो विदेश नीति वाला और नेहरू साहब की इसमें क्या भूमिका थी, वो दोनों चीजें आपकी एक साथ में यहां पर क्लियर हो रही है, ठीक है।
दूसरा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापक नेताओं में सुकर्णो इंडोनेशिया भी शामिल थे, यानी ये भी बात सही है, जो इंडोनेशिया के जो थे राष्ट्राध्यक्ष सुकर्णो वो भी इसमें शामिल थे। तीसरा है 1983 में आयोजित गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की थी, ये बात भी सही है। देखो कभी कभार क्या होता है, अगर आपको एग्जाम का नेचर पता है तो कोई भी अंतरराष्ट्रीय ऐसा सम्मेलन होता है तो हमेशा एक चीज एग्जामिनर को पूछने का मन करता है, वो है कि इसका भारत से क्या संबंध है, भारत में इसके संबंध में कब हुआ। जैसे एशियाई सम्मेलन आपने सुना होगा, एशियाई खेल हैं, उसके संबंध में आप लोगों ने सुना होगा, उससे संबंधित बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया, ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है, क्या इसका कोई शिखर सम्मेलन भारत में भी हुआ था, तो आप कहेंगे बिल्कुल हुआ था। कब हुआ था? 1983 में हुआ था। कौन से नंबर का था? तो ये था 7वां शिखर सम्मेलन। तो 7वां शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? भारत में हुआ। और 1983 से लेकर के 1986 तक जो थे वो भारत ने इसकी क्या की? अध्यक्षता की। और 1983 में जब इसका शिखर सम्मेलन हुआ था यहां पर, तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जो थी वो भारत की प्रधानमंत्री थी। तो यहां पर तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन 2024 में कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया। यानी न तो 2026 में हुआ लेटेस्ट, न 2025 में हुआ। अगर आखिरी इसका लेटेस्ट सम्मेलन देखे तो वो होता 2024 में। और कौन से नंबर का था? 19वें नंबर का था। और कहां पर हुआ था? कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया था। ये भी बात सही है। तो पहली बात है कि इसकी स्थापना के संबंध में देख लिया, पहला शिखर सम्मेलन हमने देख लिया, स्थापना क्यों गई उसका कंसेप्ट देख लिया, भारत में इसका सम्मेलन कब हुआ वो देख लिया। उसके बाद में हमने ये देखा कि इसका अंतिम यानी 19वां लेटेस्ट शिखर सम्मेलन कब हुआ था, वो हुआ था 2024 में। तो यहां पर पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। राइट आंसर क्या है हमारा? डी। अब आप में से बहुत सारे लोग देखना अभी कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज क्यों होंगे? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि सर जो है ना वो ज्यादातर स्टेटमेंट पॉजिटिव लेकर के आते हैं। इसका मतलब अगर हम खुद सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको हम सीधे भी सोल्व करेंगे तो भी हमको पता है कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। लेकिन एग्जाम में आरपीएससी को आप थोड़ा सा हल्के में मत लेना, क्योंकि वो हो सकता है कि अगर आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, हो सकता है कि चारों ही हो और विकल्प में लिखा हो कि सभी कथन असत्य हैं, और आपको लगेगा क्या सारे कथन थोड़ी असत्य होंगे, एक तो कम से कम देगा वो सत्य पूछ रहा है। लेकिन हमें ये नहीं करना कि कौन सा है कौन सा नहीं है, हमें तो सिंपल सा ये रखना है कि स्टेटमेंट हमने पढ़ा, ये सही है गलत है, बात खत्म। अगर चारों गलत है तो गलत है, चारों सही है तो सही है, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। कभी कभार मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो क्या बताऊं, अगर आसपास के जो लोग हैं कभी कभार ये होता है कि जब वो ओएमआर भरते हैं ना, तो ओएमआर में उनके सामने एक सीरीज बन जाती है, जैसे लगातार बी 6 ऑप्शन में बी आ गया, यानी 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 सभी में बी आ रहा है। तो उसको क्या है कि डाउट हो जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं मैं गलत भर रहा हूं, ऐसा तो नहीं कि मेरा जो प्रश्न है वो गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, चाहे पूरे ही ऑप्शन में बी हो, अगर आपको लग रहा है कि इसका आंसर बी है तो बी है। आपको ये नहीं सोचना कि लगातार 6 में बी कैसे हो सकता है यार, पेपर सेटर ऐसा कैसे कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। शायद एक एग्जाम में याद कर पा रहा हूं, तो मैं एग्जाम का नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन उसमें जो 20-30 प्रश्न थे उसमें सीरियल क्या था, ए बी सी और डी, फिर उसके बाद में ए बी सी और डी, फिर उसके बाद में ए बी सी और डी, और ऐसे 15-16 प्रश्न तक चला था मामला। लेकिन एग्जाम में ऐसे थोड़ी सोच सकते हैं कि एबीसीडी हम भर करके आ जाए वहां पर काम चल जाएगा। एग्जाम में तो क्या है कि जो आपको समझ में आ रहा है वो सही है, बाकी अगर वो लगातार 10 में भी बी भर रहा है तो भी आप लोगों को वहां पर बिल्कुल नहीं सोचना। अब देखो जैसे ये आ गया गुट निरपेक्ष आंदोलन, नाम 19वां शिखर सम्मेलन 2024 हुआ कहां पर था? कंपाला युगांडा में हुआ था। और भारत इसका क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक संस्थापक सदस्य है, यानी संस्थापक देश है। और जवाहरलाल नेहरू साहब की इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये पूछ रहे हैं कि इसकी थीम क्या है। जब भी हम सम्मेलन पढ़ते हैं तो हम उसमें थीम पढ़ते हैं। जैसे अभी भारत में आपको पता है 2023 के आसपास G20 हुआ था, तो उसमें हमने थीम रखी थी वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन हेल्थ वन फ्यूचर के नाम से शायद ऐसा कुछ था। तो वहां पर हमने उसकी थीम रखी थी कि हमारा जो सम्मेलन है वो किस थीम पर है, हमारी जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, हमारी थीम क्या है। तो पूरे पृथ्वी को हम एक परिवार मानते हैं, वसुदेव कुटुंबकम वाली भावना हमारे अंदर है, तो इसलिए हमने G20 की थीम भी क्या रखी थी? वसुदेव कुटुंबकम। उसी तरीके से ये पूछ रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो युगांडा में हुआ था उसकी थीम क्या थी। तो अगर आप हिंदी में देखें तो वो थी साझा वैश्विक समृद्धि हेतु सहयोग को और अधिक गहरा बनाना, यानी वैश्विक विश्व की जो सभी देश है उनकी समृद्धि के लिए जो सहयोग है उसको हमें और क्या करना है? गहरा बनाना है। तो यहां पर बी क्या है? सही है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी इज द राइट आंसर। अब आ गया गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं को उनके संबंधित देशों के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो 5 संस्थापक देश लिखे।
इसमें से एक तो आप लोगों को पता ही है, अगर ये भी पता नहीं है तो उसका कुछ नहीं हो सकता। नेहरू जी, उनका संबंध कहां से है? भारत से, भारत के प्रधानमंत्री थे। अब 4 लोग और हैं, एक तो है गमाल अब्दुल नासिर और जोसेफ ब्रोज टिटो, क्वामे नुक्रुमा और सुकर्णो। देखो नाम थोड़े से इसके अलग है, लेकिन मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, नाम है जो है। अब जैसे गमाल अब्दुल नासिर है, अब ये कहां के थे? तो ये किस देश से संबंधित थे? तो ये थे मिस्र के। उसके बाद में अगर आप देखिए सुकर्णो कहां करते? सुकर्णो थे इंडोनेशिया के थे। क्वामे नुक्रुमा कहां के थे? ये घाना के थे। और उसके बाद में जो जोसेफ ब्रोज जो टिटो थे, ये कहां के थे? युगोस्लाविया के थे। ठीक है, तो ये चारों जो है ये नाम है। यानी कि गुण निरपेक्ष आंदोलन जो है उसके 5 संस्थापक थे, जिसमें एक तो जवाहरलाल नेहरू साहब थे, जो कहां किससे संबंधित थे? भारत से थे। एक गमाल अब्दुल नासिर थे, वो कहां से थे? मिस्र से थे। उसके अलावा एक जोसेफ ब्रोज टिटो थे, जो युगोस्लाविया नुक्रुमो घाना से थे। और उसके अलावा एक नाम है सुकर्णो, ये कहां से थे? इंडोनेशिया से। मैंने आपको बताया था ना वो स्टेटमेंट था कि इसके संस्थापक सदस्यों में से सुकर्णो इंडोनेशिया के भी शामिल थे। तो सुकर्णो कहां के हैं? इंडोनेशिया के थे। तो यहां पर अगर आप देखें तो डी में क्या आएगा? 4 आएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद में ए में क्या आएगा? 2 आएगा, तो ए में 2 और डी में 4 और सी में क्या आएगा? 3 आएगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या है हमारा? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये 4 नाम मैं फिर कह रहा हूं, आप लोगों को यहां पर बहुत ध्यान से देखना है इनको। इन 5 नामों को अच्छे से याद कर लेना, किसी ना किसी रूप में आपके सामने प्रश्न इससे संबंधित पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये 5 नाम एक ही साथ आप लोगों को इस स्लाइड में मैंने करवा दिए, बहुत अच्छे से आप लोगों को इसको ध्यान रखना है। थोड़ा सा ज्यादा निकल गए, कुछ प्रश्न कंसेप्चुअल भी होंगे अगर आप लोग देखेंगे तो। ठीक है, अब ये हमारा प्रश्न है गुजराल सिद्धांत 1996 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी अगर आप लोगों ने थोड़ी इसकी थियरी पढ़ी होगी तो वहां पर इनके बारे में भी जरूर पढ़ा होगा, गुजराल सिद्धांत के बारे में। क्योंकि प्रश्न क्या था, टॉपिक क्या था? भारतीय विदेश नीति और उसमें जवाहरलाल नेहरू साहब की भूमिका। नेहरू साहब की भूमिका हमने पढ़ ली, आगे नेहरू साहब का विदेश नीति में क्या क्या योगदान है वो पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा भारतीय विदेश नीति के संबंध में एक सिद्धांत है गुजराल सिद्धांत के नाम से, बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है, उसके बारे में देखते हैं। देखो सिंपल सा गुजराल सिद्धांत के बारे में बहुत सारी चीजें आप लोग इसमें देखेंगे, लेकिन मैं सिंपल सा इतना बता देता हूं कि हमारे जो जो भी पड़ोसी देश हैं उनकी हमको मदद करनी है, लेकिन हम बदले में उनकी मदद की हम अपेक्षा नहीं करेंगे। यानी हम उनको अपनी तरफ से जितना हो सकता है उनके लिए करेंगे, लेकिन बदले में यह अपेक्षा नहीं करेंगे कि वो भी हमारे लिए करे ही करे। ठीक है ना, यानी गैर पारस्परिक वाला मामला होगा कि हम एक तरफा भी करना होगा तो हम एक तरफा उनकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। यह शर्त नहीं होनी चाहिए कि हम ऐसा करेंगे तो आप ऐसा करोगे तो हो हम ऐसा करेंगे। ये था गुजराल सिद्धांत, ताकि हमारे जो पड़ोसी हैं वो हमसे, हमारे पड़ोसी संबंध अच्छे रहे, पड़ोसी देशों के साथ में हमारा संबंध बेहतर हो। ये क्या था? गुजराल सिद्धांत था। अब देखो इसको इस तरह की भाषा में देख लो। गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इंद्र कुमार गुजराल जो थे उस समय के हमारे विदेश मंत्री थे, उन्होंने किया। और ये एचडी देवगौड़ा सरकार में क्या थे? विदेश मंत्री रहे हुए थे। तो इन्होंने क्या किया? गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये सिद्धांत भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के संचालन हेतु 5 सिद्धांतों पर आधारित है। ये भी बात सही है, यानी हमारे जो पड़ोसी देश है उनके साथ में हमारे संबंध बेहतर हो, तो इसके संबंध में इन्होंने 5 सिद्धांत दिए थे। ठीक है, अब ये 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, जैसे मैंने पंचशील के 5 सिद्धांत आप लोगों को बताए, वो आप लोगों को पता है। अब गुजराल सिद्धांत में 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और जो कमेंट करेगा उसको मैं पर्सनली उसके कमेंट को लाइक भी करूंगा। ठीक है ना, चलो। तीसरा है कि इस सिद्धांत के अनुसार भारत अपने छोटे पड़ोसी देशों को पारस्परिकता के आधार पर रियायतें देगा। अब देखो इसमें बहुत बारीक सा अंतर है, पारस्परिकता के आधार पर रियायत नहीं देगा, ये देगा गैर पारस्परिकता के आधार पर। यानी हम उनको रियायत देंगे लेकिन बदले में यह अपेक्षा नहीं करेंगे कि वो भी हमें रियायत दे ही दे। यानी इस तरह की शर्त नहीं होनी चाहिए कि हम तभी रियायत देंगे जब आप हमें रियायत देंगे। जैसे अगर आपने देखा होगा ब्रिटेन के साथ में हमने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, तो उसमें क्या थी? 2 तरफा शर्तें थी कि भारत के 99% जो उत्पाद है उसको ब्रिटेन में शुल्क मुक्त किया जाएगा। ये था। ऊपर से ब्रिटेन की तरफ से भी ये समझौते में शामिल हुआ कि 80 से 85% के जो जितने भी ब्रिटेन के उत्पाद भारत में आएंगे उन पर हम शुल्क कम करेंगे, मुक्त नहीं करेंगे, मुफ्त नहीं करेंगे, लेकिन उन पर शुल्क क्या करेंगे? कम करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। चौथा, यह सिद्धांत पड़ोसी देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने तथा उनकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर बल देता है। यह भी बात सही है। पहली बात है कि पड़ोसी देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उनकी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का संपन्न मतलब सम्मान पर बल देंगे। देखो आप भारतीय विदेश नीति को अगर आप एक लाइन में समझना चाहेंगे तो हमारी भारतीय विदेश नीति सिंपल सा ये है कि हम किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे,
हर एक देश की जो संप्रभुता है, उसकी जो अखंडता है, उसका हम सम्मान करेंगे। ये हमारी मेन आइडियोलॉजी रहती है। अगर आप भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 देखोगे, ये हमारे विदेश नीति का आधार माना जाता है। विदेश नीति के बारे में अगर भारतीय संविधान में कहां पर उल्लेख है, तो वो उल्लेख है आर्टिकल 51 में। और इस 51 में 4 पॉइंट दे रखे हैं, और उन चारों पॉइंटों में लिख रखा है कि हम किसी देश की जो क्षेत्रीय अखंडता है उसका सम्मान करेंगे। जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, जो भी समझौते हैं और जो भी शर्तें लागू की गई है, उनका पालन करेंगे। दो देशों के बीच में जो भी मुद्दा है कोई भी, तो आपसी समझौते से उनको मध्यस्थता के माध्यम से सोल्व करेंगे। ये सारी चीजें हमारे आर्टिकल 51 में दे रखी है, नीति निर्देशक तत्वों में, और जो विदेश नीति से संबंधित हमारा आर्टिकल है। तो अगर आपको इस तरह का कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट देखे, तो बिना झिझके आप लोगों को कर देना है, क्योंकि भारत की जो आइडियोलॉजी है वो थोड़ी सी अलग है बाकी दुनिया के मामले में। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, लेकिन तीसरा यहाँ पर गलत है। पूछ क्या रहा है सही कौन सा है, तो यहाँ पर 1, 2 और 4 सही है, यानी ए हमारा सही आंसर है। मैंने आप लोगों से क्या पूछा इसमें, कि गुजराल सिद्धांत में, जो गुजराल जो सिद्धांत दिया हुआ था उसमें 5 सिद्धांत थे, पांचों सिद्धांत कौन कौन से हैं आप में से देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन बताएगा। ठीक है, चलो कमेंट करके आप लोग बताएंगे। अब आ गए भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्षणों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यानी कौन कौन से लक्षण भारतीय विदेश नीति में हैं। देखो, एक तो होती है भारतीय विदेश नीति का निर्धारक तत्व, यानी कौन कौन से तत्व हैं जो भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करते हैं। एक होते हैं कि भारतीय विदेश नीति में कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, अभी हम प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। पहला है कि अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन भारत की विदेश नीति का प्रमुख लक्षण है। यह भी बात सही है, यानी अंतरराष्ट्रीय जो भी विवाद है उनका शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करना चाहिए, यह हमारे विदेश नीति का एक लक्षण है। यानी हम किसी भी दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो कभी भी युद्ध की जो है वह वकालत हम नहीं करते। हम वकालत करते हैं कि शांतिपूर्ण समझौते के माध्यम से दोनों देशों के बीच में क्या होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। पहला हमारा विदेश नीति की एक आइडियोलॉजी है, यानी लक्षण है। दूसरा है कि सैन्य संधियों से दूर रहना तथा गुट निरपेक्षता का समर्थन भारत की विदेश नीति है। यह भी बात सही है, यानी जो भी सैन्य संधियां हैं उनसे हमें दूर रहना है, यानी हम किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे, न तो हम अमेरिकी गुट में जाएंगे, न हम सोवियत संघ के गुट में जाएंगे, न किसी कोई भी जो सैन्य संधि है जैसे नाटो बना हुआ है, तो इस तरह की सैन्य संधियों का हमेशा नहीं रहेंगे। हम अपनी विदेश नीति का संचालन स्वतंत्र रूप से करेंगे, यानी कि हमारी विदेश नीति क्या रहेगी, संप्रभु रहेगी, फ्रीडम, स्वतंत्र रहेगी। यानी सैन्य संधियों से दूर रहना और गुट निरपेक्षता का समर्थन करना, यह भारतीय विदेश नीति का एक लक्षण है, यह भी बात ध्यान रखना। तीसरा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का समर्थन तथा पड़ोसी प्रथम, यानी पहली बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हमेशा भारत सुधार के समर्थन में रहता है। ये कभी नहीं कहता कि इसको खत्म कर देना चाहिए, इसके मतलब इसकी महत्वता नहीं रही है। हालांकि अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो यूएन की कुछ खास जो महत्ता है वो अभी बची नहीं है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आपको पता होगा यूएन को बनाया इसलिए गया था ताकि इस तरह की स्थितियां दोबारा उत्पन्न न हो, सारे देश जो हैं उनका एक बहुत बड़ा मंच हो जो उसके सिद्धांतों को पालन करे। लेकिन आपको पता है 5 स्थायी देश जो है उसमें, अगर आप सोवियत संघ को देखोगे, रूस को देखोगे, वर्तमान में जो रूस है वो खुद उसके संबंध में पालन नहीं कर रहा। किसी यूक्रेन पर उसने अटैक कर दिया। चीन जो है वो कभी कभार आतंकवाद से संबंधित मामलों पर वीटो कर देता है। अमेरिका का अलग ही मामला चल रहा है। यानी कि ये जो स्थायी सदस्य थे, जिनको वहां पर स्थायी देश थे, उसमें स्थायी सदस्य इनको बनाया गया, वही इसका ठीक तरीके से पालन नहीं करे। और जितने भी अभी वर्तमान में आप लोग समस्याएं देख रहे हैं उसमें एक भी समस्या ऐसी नहीं है जो यूनाइटेड नेशन ने सोल्व कर दी हो। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि कागज के शेर जैसा है, इसकी कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं बची है। तो तीसरा सही है, भारत इसके सुधार क्या रहता है, समर्थन में रहता है। दूसरी बात, पड़ोसी प्रथम यानी नेबरहुड फर्स्ट की नीति का भारत की विदेश नीति का पहला लक्षण, एक लक्षण है, ये भी बात सही है। यानी बाकी दुनिया हमारे लिए एक अलग बात है, लेकिन हमारे जो पड़ोसी हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट रखना एक मजबूरी का जैसा भी मान लो। क्योंकि अगर किसी हमारे देश की स्थिति देखो आप, हमारे देश के एक तरफ कौन से, उत्तर की तरफ है चाइना। चाइना से हमारे संबंध कुछ खास अच्छे है नहीं। एक तरफ है हमारे म्यांमार, म्यांमार में भी पता नहीं तख्ता पलट चलता रहता है, कोई भी सैन्य शक्ति वहां पर आ जाती है, वो हो गया। एक है बांग्लादेश, बांग्लादेश का भी कोई भरोसा नहीं है, अभी थोड़ा सा अलग ही मूड में चल रहा है वो। बांग्लादेश के भी संबंध भारत से कुछ खास है नहीं। उसके अलावा सबसे अगर आप नीचे जाएंगे तो नीचे आएगी श्रीलंका, श्रीलंका से भी संबंध नहीं है। चाइना लगातार उस पर इन्फ्लुएंस कर रहा है, उस पर चाइना को श्रीलंका हो गया। उसके बाद में एक तरफ पाकिस्तान है, सही, वो हमारा परमानेंट दुश्मन है। उसके अलावा एक अफगानिस्तान है जहां पर तालिबान का शासन है। तो इस तरह की जो स्थितियां बनी हुई है चारों तरफ। नेपाल, आप नेपाल देखो, नेपाल में भी चाइना का बहुत बड़ा अब आजकल प्रभुत्व देखने को मिल रहा है। भूटान थोड़ा सा भी अच्छी स्थिति में है, लेकिन वो भी कुछ खास वैसा संबंध है नहीं कि हम ट्रस्ट कर सके बहुत ज्यादा। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि भारत के चारों तरफ के जो पड़ोसी हैं उनके साथ में भारत के संबंध कुछ खास अभी
है नहीं, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या था कि हमारी नीति क्या है कि हमारे लिए पड़ोसी सबसे पहले हैं, यानी हम पड़ोसियों का खास ख्याल रखेंगे, ये हमारे एक विदेश नीति का लक्षण है, ठीक है। चलो, दूसरा है भौगोलिक कारक भारत की विदेश नीति का प्रमुख लक्षण है। ये लक्षण नहीं है, ये क्या है, एक निर्धारक तत्व है, यानी जो भौगोलिक स्थिति है ये भी भारत की विदेश नीति को निर्धारित करती है। तो यहां पर ये गलत हो गया, पहला दूसरा तीसरा सही है, यहां पर राइट आंसर क्या होगा हमारा, ए इज द राइट आंसर। तो ये मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत आई होगी, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा, थोड़ा सा अगर आपको चीजें समझ में आ जाएगी, तो जब इस तरह के प्रश्न में आपके सामने आएंगे तो आप आराम से उसको सोल्व कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न है भारत और भूटान के संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो टॉपिक क्या था, भारत और उसके पड़ोसी देश और उनके साथ में संबंध कैसे हैं, तो भूटान के साथ संबंध क्या है, इसका इतिहास क्या है हमारा, ठीक है। चलो, अब इसमें पहला स्टेटमेंट है कि भारत और भूटान के मध्य स्थायी शांति और मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को इस पर हस्ताक्षर किए गए। ये देख लो, अब इससे संबंधित भी प्रश्न आ सकता है। अब इसमें दिक्कत ये है कि भारत जब नया नया आजाद हुआ था 1947 में, तो भारत की उत्तर की तरफ आपको पता ही है कि 1950 के आसपास चीन ने जो है तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। तो नेहरू जी जो थे वो चीन से पंचशील समझौते तो किया था, लेकिन वो खुद भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनसिक्योरिटी तो थी सही चाइना पर, ट्रस्ट को लेकर के नेहरू जी ने ट्रस्ट किया, उन्होंने इसके ट्रस्ट को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब उसी समय क्या था कि एक पड़ोसी देश हमारा भूटान भी है, और भूटान हमारा रणनीतिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, पड़ोसी है, क्योंकि उसके बाद में चाइना की सीमा आती है, यानी भारत और चीन के बीच में वो भूटान जैसी स्थिति है, भूटान हमारा पड़ोसी देश है। तो अगर भूटान और के मध्य उस समय के जो जवाहरलाल नेहरू साहब थे, उन्होंने स्थायी शांति और मित्रता की संधि की, यानी दोनों देश जो थे वो स्थायी रूप से मित्र रहेंगे और शांति बनाए रखेंगे, इस वजह से 8 अगस्त 1949 को इसको संधि पर हस्ताक्षर किए गए, पहला स्टेटमेंट सही। अब ऐसा प्रश्न आ सकता है कि भारत और भूटान के बीच में जो स्थायी संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो उस पर हस्ताक्षर किए गए थे 8 अगस्त 1949 को, पहला स्टेटमेंट सही है। अब इस संधि पर भारत की ओर से हरीश्वर दयाल ने हस्ताक्षर किए थे, तो भारत की तरफ से हस्ताक्षर किसने किए थे, हरीश्वर दयाल ने। तो अगर आपसे पूछे कि भारत भूटान संधि जो थी हुई कब थी, 1949 में, और इसमें भारत की तरफ से हस्ताक्षर किसने किए थे, तो उनका नाम था हरीश्वर दयाल। इन्होंने क्या किए थे, भारत की तरफ से हस्ताक्षर किए थे, और ये कहते उस समय सिक्किम के ऑफिसर थे, सिक्किम में ऑफिसर थे, ठीक है ना। तो हरीश्वर दयाल जो थे उन्होंने क्या किए थे, संधि पर भारत की तरफ से हस्ताक्षर किए थे, दूसरा स्टेटमेंट यहां पर सही। भूटान की पहली पंचवर्षीय योजना 1961 में प्रारंभ हुई, जिसका पूर्ण वित्त पोषण भारत ने किया, यह भी बात सही है। यानी जब भूटान में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी तो उसका 100% जो पैसा था वो किसने दिया था, भारत ने दिया था। अब कभी कभार बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जब हमारी खुद की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है तो हम इतना सारे पैसे खर्च क्यों करते हैं, जैसे भूटान में कोई परियोजना है वो चला दी, अफगानिस्तान में बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट चल रहे थे वो चल रहे थे, श्रीलंका को हम हेल्प करते हैं, हमारे जो अदर कंट्रीज है मालदीव है मॉरिशस है उनको हम हेल्प करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारे पड़ोसी देशों के साथ में हमारे संबंध बेहतर हो, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है एशिया के अंदर, और ये छोटे छोटे से देश है, अगर भारत इनकी मदद नहीं करेगा कुछ मामलों में तो हो सकता है कि चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाए, चाइना के दबाव में आ जाए, ठीक है ना। चाइना यही आइडियोलॉजी अपनाता है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान के उसमें साथ में उसने क्या किया, कर्ज दिया, बहुत ज्यादा कर्ज दिया, और अब पाकिस्तान पूरी तरीके से चाइना पर डिपेंडेंट हो गया, हो सकता है कि नियर फ्यूचर में उसके अधीन भी आ जाए। तो ये सारी स्थिति बाकी देशों पर नहीं होनी चाहिए, तो हमारी जो सीमा थी उनको हमें सिक्योर करना है, तो इस वजह से हम लगातार हमारे देशों में जो पड़ोसी देश है उनके साथ में संबंध बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी 1961 में, उसका पूरा जो फंड था वो किसने किया था, भारत ने किया था, ये तीसरा सही है। उक्त संधि पर हस्ताक्षर दार्जिलिंग में हुए थे, ये भी बात सही है, यानी ये जो भारत भूटान संधि है इस पर हस्ताक्षर कहां पर हुए थे, दार्जिलिंग में हुए थे, पश्चिम बंगाल में हुए थे। तो ये भूटान के संबंध में भी आप लोगों को याद रखना है, तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी इज द राइट आंसर। ये हो गया भूटान के संबंध में हमारी बात। अब आ गया 1950 के कोरिया संकट के दौरान भारत ने किस पक्ष का समर्थन किया था। कोरिया संकट क्या है, कोरिया संकट कुछ भी नहीं है, कोरिया आपको पता है पहले नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया जो थी वो दोनों एक ही था, लेकिन उसके बाद में इनका विभाजन हुआ, और विभाजन के बाद में इनका जो इन्फ्लुएंस था वो अलग अलग गुटों की तरफ जा रहा था, जो था वो
कोई अमेरिका गुट की तरफ से जा रहा था, कोई सोवियत संघ की तरफ जा रहा था। तो इस पूरे मामले में उत्तर कोरिया ने क्या कर दिया था, दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया था। तो भारत ने जब संयुक्त राष्ट्र में इसके संबंध में, आक्रमण के संबंध में जो प्रस्ताव लाया था, तो भारत ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया था, आक्रमण नहीं करना चाहिए। तो हमने किसका सपोर्ट किया था, दक्षिण कोरिया का, इस उत्तर कोरिया के संकट में सपोर्ट किया था। तो ये बात याद रखेंगे। अब आगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत की विदेश नीति को दिए गए प्रमुख योगदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यानी नेहरू जी ने हमारी जो विदेश नीति है उसमें कौन कौन से योगदान दिए। पहली बात आपको पता है, पंचशील समझौता आपको बताइए, गुट निरपेक्षता के सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया भारत की तरफ से, यह भी बात सही है। पंचशील और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत का समर्थन किया, यानी जो पंचशील में जो सिद्धांत लिखे हुए थे उनको भारतीय विदेश नीति को किसने दिया, जवाहरलाल नेहरू साहब ने। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और रंगभेद जो था उनका इन्होंने विरोध किया था, ये भी बात सही है। यानी हम किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे। और साथ ही में जो उपनिवेश है यानी कोलोनिज्म वाली जो मानसिकता है उनका उन्होंने विरोध किया, साम्राज्यवाद का उन्होंने विरोध किया, और जो रंगभेद है उनका भी उन्होंने क्या किया, विरोध किया। निशस्त्रीकरण व विश्व शांति का समर्थन, ये भी इन्होंने दिया, यानी विश्व शांति का इन्होंने समर्थन किया, और अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर बल दिया। यानी पांचों ही बातें जवाहरलाल नेहरू साहब की जो विदेश नीति है उसमें हमें मिलती है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी इज द राइट आंसर। तो अब इस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं ना, जैसे भूटान के संबंध में मैंने आप लोगों को बता दिया, भूटान के संबंध में इंपॉर्टेंट चीजें थी। उसके बाद में गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो हमने देख लिया, पंचशील समझौता है वो हमने देख लिया। अब हमारे सामने आता है प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के संबंध में कि किस प्रधानमंत्री के कौन से कॉन्फ्लिक्ट रहे। और जब कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है तो पहला प्रश्न किससे संबंधित है, इंदिरा गांधी जी से संबंधित। अब देखो क्या पूछा जा सकता है, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंदिरा गांधी जी के संबंध में यह बात कर रहा है। पहला है कि भारत ने 9 अगस्त 1971 को सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय शांति, मैत्री एवं सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए। पहला आंसर सही है, 9 अगस्त 1971 को ये हस्ताक्षर किए गए। अब आप में से बहुत सारे लोग इसके देखो, अगर ये क्लास थ्योरी वाली क्लास होती तो मैं आपको पूरा इसका पूरा बैकग्राउंड समझाता कि क्या क्या मुद्दा था, क्या क्या ऐसा इश्यू था, कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से हमें सोवियत संघ के साथ में संधि करनी पड़ी ये 20 वर्ष की। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या एक सैन्य संधि की तरह है, हम तो गुट निरपेक्ष वाली जो आइडियोलॉजी है उसको मानते हैं, तो हम सोवियत संघ की तरफ क्यों गए, उसकी भी एक अलग कहानी है। लेकिन हम यहाँ पर एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा पूरा ध्यान फैक्चुअल चीजों पर ज्यादा होना चाहिए, वो हमारे एग्जाम में ज्यादा पूछा जाएगा। लेकिन एक फिर भी अगर मोटा मोटा आप लोग देखना चाहें तो 1970 के आसपास क्या हुआ था कि पाकिस्तान जो था उसमें इलेक्शन थे। पाकिस्तान दो भागों में था, एक तो पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान में है, और एक है पूर्वी पाकिस्तान जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है। तो वहां पर इलेक्शन हुए और पूर्वी पाकिस्तान यानी जो बांग्लादेश वाला हिस्सा था, यहाँ की एक पार्टी थी मुजीबुर रहमान साहब की, वो पार्टी चुनाव जीत गई, यानी उसको सबसे ज्यादा सीटें मिली। लेकिन पावर सेंटर एक पश्चिमी पाकिस्तान अपने आप को मानता है कि सत्ता यहां से संचालित होती है, तो यहां का व्यक्ति बनना चाहिए। तो मुजीबुर रहमान साहब जो थे वो प्रधानमंत्री बनने थे, लेकिन सत्ता का हस्तांतरण पीसफुल तरीके से नहीं हुआ। उसके बाद में पश्चिमी पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन सर्च लाइट नाम से चलाया, और उसके बाद में जो बांग्लादेश से बांग्ला बोलने वाले थे मुजीबुर रहमान जो थे, उनको और उनके जो सहयोगी थे उनको ढूंढ ढूंढ करके मारा जाने लगा। अब बांग्लादेश में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो गया, तो बांग्लादेश से जो परेशान जो लोग थे वो भाग भाग करके कहां पर आने लगे, भारत में आने लगे। 1 करोड़ के आसपास शरणार्थी उस समय भारत में उपस्थित हो गए थे। अब भारत के सामने बहुत बड़ा संकट आ गया, मानवता के नाते उनको हम भगा भी नहीं सकते और उनको हम शरण भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास में संसाधन सीमित है। तो उस पूरी स्थिति में इंदिरा गांधी जी जो थी उनके पास में कोई विकल्प नहीं था, तो उन्होंने फैसला किया कि हम बांग्लादेश को क्या करवाएंगे, आजाद करवाएंगे, एक अलग देश बनवाएंगे। फिर उसके बाद में दिक्कत ये थी कि उस समय अमेरिका किसका सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था, तो डर भी था कि अमेरिका इसके सपोर्ट में आ जाएगा। तो फिर इंदिरा गांधी जी ने सोवियत संघ से 20 साल के लिए संधि की थी ये पूरी, और फिर उसके बाद में आपको पता है मणिसो का इसका चार्ज मिला, और फिर उसके बाद में वहां पर भारत ने जो है वो बांग्लादेश को आजाद करवा दिया, भारत की जो सेना थी वो वहां पर गई। ठीक है, तो ये सारा मामला था, और इसके लिए हमने 9 अगस्त 1971 को सोवियत संघ के साथ में संधि की थी। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये इस तरह की कहानियां क्या पूछी जा सकती है, देखो स्टेटमेंट के रूप में आप लोगों से पूछा जा सकता है, और नहीं भी पूछा जा सकता तो भी आपको चीजें पता होनी चाहिए कि क्या इसके पीछे की बैकग्राउंड है। ठीक है, तो 9 अगस्त 1971 को सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए हमने मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किया। भारत ने 18 मई 1974 को पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। तो पहला परमाणु परीक्षण कब किया भारत ने, पोखरण में किया, और इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा।
तो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से था, ये भी सही है। सातवें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 1983 नई दिल्ली में आयोजित हुआ तथा इंदिरा गांधी अगले 3 सालों के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्ष चुनी गई, ये भी बात सही है। लेकिन 1984 में आपको बताइए इंदिरा गांधी जी का जो है वो निधन हो गया था, तो 3 साल के लिए भारत क्या बना, गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो शिखर सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता इसको मिली। और कौन सा सम्मेलन हुआ था, 7वां, कब हुआ था, 1983 में, कहां हुआ था, नई दिल्ली में, ये पॉइंट याद रखना। चौथा, भारत ने 1982 में इंदिरा गांधी जी के समय ही एशियाई जो खेल थे उनका आयोजन किया। अब एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ, 1982 को, जिसे भारतीय विदेश नीति में खेल कूटनीति के एक नए आयाम के रूप में देखा जाता है, ये भी बात सही है। तो एशियाई खेलों का आयोजन कहां पर हुआ, भारत में कब हुआ, 1982 में। और इस समय हमारी पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी जी। बाकी चीजें बहुत सारी है पढ़ने के लिए, अगर हम इसको पढ़ते जाएंगे तो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल को हमें 1 से 1.5 घंटा पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास में उतना समय अभी नहीं है। तो रैपिड तरीके से जितना रिवीजन हो सकता है उतना हम करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी। और मैंने पहले कह दिया था कि आज की क्लास में ज्यादातर स्टेटमेंट आपको बिल्कुल पॉजिटिव मिलेंगे। अब आ गए हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये है हमारी विदेश नीति के संबंध में। लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, देखो एक तो है लुक ईस्ट पॉलिसी, और उसके बाद में एक है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, ये थी 1992 और ये हुई थी 2014 में, इसके स्थान पर आई थी, लुक ईस्ट पॉलिसी के स्थान पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई। लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब क्या है, ईस्ट का मतलब पूर्व हो गया, यानी भारत के जो पूर्व और दक्षिण पूर्व के जो देश है उनकी तरफ देखना। लुक का मतलब होता है देखना, देखने का मतलब सिर्फ देखना नहीं है, देखने का मतलब है कि उनके साथ में हमें संबंध बेहतर करने हैं, उनके साथ में संबंधों को हमें सुधारना है। यानी भारत की विदेश नीति में एक नीति लाई गई लुक ईस्ट पॉलिसी के नाम से 1992 में, और उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव जो थे, उनके कार्यकाल में लाई गई, जिसका उद्देश्य क्या था कि भारत के पूर्व और दक्षिण पूर्व में जितने भी देश है उनकी तरफ भारत को विशेष ध्यान देना होगा, उनकी तरफ देखना होगा। लुक ईस्ट पॉलिसी शब्द से आप समझ सकते हैं। ठीक है, पहला सही है, 1992 में आई। दूसरा है कि इस नीति का प्रमुख उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देश, यानी जो दक्षिण पूर्व में एशियाई देश है उनके साथ आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करना, यह भी बात सही है, पहला सही है, दूसरा सही है। तीसरा है कि इस नीति के परिणाम स्वरूप 1992 में भारत आसियान का वार्ता सहयोगी डायलॉग पार्टनर बन गया, यह भी बात यहां पर सही है। और चौथा है कि इस नीति के तहत भारत ने म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम के साथ में संबंधों को प्रगाढ़ बनाने का प्रयास किया। तो म्यांमार, उसके बाद में थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, यानी जो एशियन एशियन कंट्री है, दक्षिण पूर्व के जो देश है उनके साथ में संबंध इन्होंने बेहतर किया लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी। डी हमारा सही आंसर है। ये तो हो गई लुक ईस्ट पॉलिसी। एक है एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 जो मोदी जी के समय है। लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब है कि जो दक्षिण पूर्व के जो एशियाई देश हैं उनके साथ में हमें क्या करना है, हमारे संबंधों को बेहतर करना है। और एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब क्या है कि हमें दक्षिण पूर्वी देशों के साथ मिलकर के काम करना है। एक्ट एक्ट का मतलब होता है कार्य करना है, उनके साथ में मिलकर के, उनके साथ में मिलकर के काम करना है, उनके लिए कार्य करना है। ये कौन सी हो गई, एक्ट पॉलिसी। पहले लुक किया और अब हम क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या होगा हमारा, ठीक। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसके संबंध में कोई दिक्कत आ रही होगी। और क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि थोड़ा सा जब आप इस तरह के प्रश्न देखें, इस तरह की क्लास अगर आप लोग देखें, तो पहली बात है कि अपने पेन को भी अपने पास में रखें। अगर कोई भी नई चीज आपको लग रही है उसको फट से नोट कर ले, और फिर उसके बाद में कमेंट करके बताएं कि कितने प्रश्न आप लोगों की सही हुई, ताकि मुझे भी आइडिया लगे कि कितनी अच्छी तैयारी आप लोगों के लिए है और कितनी तैयारी आप लोगों की बाकी है। और उसके अलावा मैं हर एक क्लास में कहता हूं कि आप लोगों की तरफ से भी अगर कोई डिमांड होती है, जैसे मान लो आपको कोई टॉपिक वो समझ में नहीं आ रहा, जैसे आप में से बहुत सारे लोग क्या डिमांड कर रहे थे कि सर इलेक्शन कमीशन पर क्लास होनी चाहिए, भारतीय निर्वाचन आयोग पर। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो वो क्लास भी आप लोगों के लिए बहुत जल्दी अवेलेबल करवा दी जाएगी, भारतीय निर्वाचन आयोग पर भी क्लास आ जाएगी। बस आपको पढ़ना है, बस ये सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो जब इस तरह की क्लास आएगी तो उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई और भी टॉपिक अगर आप लोगों को चाहिए तो कोशिश करेंगे कि जल्दी उसके संबंध में भी क्लास आप लोगों को अवेलेबल करवा दी जाए। अब देखो ये सिविल परमाणु सहयोग समझौता हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो भारत अमेरिका असैनिक परमाणु सहयोग समझौता।
ठीक है ना, समझ में आ गया। अब इसको क्या कहते हैं, इसको 123 समझौते के नाम से जानते हैं। इसी को 123 समझौता या हाइड समझौता के नाम से जानते हैं, हेनरी हाइड के नाम से। यानी आपके सामने 1 2 3 समझौता है, 1 2 3 समझौता है, या फिर हेनरी हाइड समझौता है, दोनों का मतलब यहाँ पर एक ही है। ठीक है, ये समझौता जब हुआ था, ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। ये 2008 जो है इसमें ये प्रभावी हो गया, और 2010 में भारतीय जो संसद थी उसने इसको अनुमोदित कर दिया। यानी परमाणु ऊर्जा को लेकर के क्या हुआ था, समझौता हुआ था। और इस समय जो थे भारत के पीएम कौन थे, मनमोहन सिंह थे। और जो अमेरिका है यानी यूएस है, उसके पीएम कौन थे, तो डब्ल्यू बुश का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो इस समय क्या थे, अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे। ठीक है, हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री मेन पावर में होता है, वहां पर कौन होता है, राष्ट्रपति। अब यहाँ को इसको ध्यान से देखना है। पहला ये कि भारत और सोवियत संघ के मध्य संपन्न असैनिक परमाणु सहयोग समझौते को 123 समझौता है, हेनरी हाइड समझौता भी कहा जाता है। अब देखो, सबसे पहले इस प्रश्न में दिक्कत ये हो गई कि ऊपर लिखा हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में असैनिक परमाणु सहयोग समझौता, जबकि यहाँ पर क्या है, भारत और सोवियत संघ के। यानी इसमें कोई भी दिमाग, अगर आप नॉर्मल भी आप लोगों ने देखा होगा, तो भी ये ऑप्शन तो यहीं पर क्रॉस हो गया था। प्रश्न ये पूछ रहा है भारत और अमेरिका के असैनिक समझौते के बारे में, और पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, भारत और सोवियत संघ के मध्य समझौता हुआ। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, थोड़ा सा भी अगर आप लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया होगा तो यहाँ पर गलत हो गया। दूसरा है, ये समझौता 2008 में प्रभावी हुआ, ये बात सही है, उस समय पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 2010 में भारतीय संसद के द्वारा इसको अनुमोदित कर दिया गया, ये सही है, पहला गलत है। तीसरा, यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो थे, उनके कार्यकाल में संपन्न हुआ था, ये भी बात सही है। तो पहला सही है, यानी 2 और 3 यहाँ पर सही है, तो हमारा बी क्या है, सही आंसर है। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। इतनी छोटी सी मिस्टेक थी, भारत और सोवियत संघ के मध्य ही समझौता हुआ, और फ्लो में हो सकता है कि अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आप लोग उसको सही करते थे। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को एग्जाम में ध्यान रखना है, तब जाकर के आप लोगों का अच्छा स्कोर वहां पर बन पाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा बी। अब आगे भारत की पड़ोसी प्रथम नीति। मैंने आप लोगों से कहा क्या था, विदेश नीति पढ़ाई की, नेबरहुड, हमारे जो नेबर है वो फर्स्ट है, यानी जो हमारे जो पड़ोसी देश है वो हमारे लिए सबसे पहले है, और ये नीति आई थी पड़ोसी प्रथम के नाम से। अब इसको बहुत बेसिक तरीके से आप लोग कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी काम लेंगे तो भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे जैसे कैसे करेंगे, पहला है कि इस नीति का उद्देश्य भारत के पड़ोसी देशों के साथ सहयोग एवं विश्वास आधारित संबंधों को सुदृढ़ करना है, पहला सही है। अब ये तो हर एक संधि में होगा, दोनों देशों के साथ में संबंधों को अच्छा करना है, विश्वास बनाए रखना है, ये तो नॉर्मली हर एक संधि में होगा ही से, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो पहली नीति थी उसमें ये बात आई। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के जो सदस्य हैं उनको, राष्ट्र अध्यक्ष, शासन अध्यक्षों को आमंत्रित कर इस नीति को व्यवहारिक रूप प्रदान किया था, यह भी सही है। देखो, पड़ोसी प्रथम नीति, इसका मतलब है कि हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनको हम ध्यान रखेंगे। इसका कैसा एग्जाम्पल क्या है, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उनका जो शपथ ग्रहण समारोह था, उस शपथ ग्रहण समारोह में सार्क कंट्रीज जो थे, इनके जो राष्ट्र अध्यक्ष और शासन अध्यक्ष थे, उनको आमंत्रित किया गया था। साउथ एशियन जो एरियाज, रीजनल कंट्रीज है, उनको आमंत्रित किया गया था। ठीक है, उसके बाद में 2019 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, फिर से एक बार प्रधानमंत्री बने, तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में इस बार बुलाया गया बिम्स्टेक के सदस्यों को। बिम्स्टेक का मतलब होता है बंगाल की खाड़ी के आसपास की जो भी कंट्रीज है, वो कंट्रीज कौन सी है, बिम्स्टेक। आगे से संबंधित प्रश्न पूरे आएंगे, वहां पर हम देख लेंगे। यानी पड़ोसी पहले नहीं थी, ये हमने कह तो दिया, लेकिन आप कहेंगे कि सर इसके संबंध में काम क्या हुआ, कुछ इसके संबंध में एक्शन हुआ। तो 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क कंट्री जो थी, साउथ एशियन जो देश थे, उनको अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया 2014 में। फिर 2019 में फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने किसको गए, बिम्स्टेक जो थे, उनके सदस्य जो थे, बिम्स्टेक संगठन जो थे, उसके सदस्यों को आमंत्रित किया। तो वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क संगठन के सदस्यों को आमंत्रित किया, पहला सही है। 2019 के शपथ ग्रहण समारोह में भारत ने आसियान के सभी, देखो आसियान नहीं है यहां पर, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें है बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक जो कंट्रीज है, उनके सभी सदस्य देशों के प्रमुखों को आमंत्रित कर पड़ोसी
प्रथम नीति को आगे बढ़ाया, ये भी बात यहाँ पर एकदम गलत है। तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा सही है, एक और दो यहाँ पर सही है। अब आप लोग बताएंगे कि 2024 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ग्रहण समारोह था उसमें, तो इस शपथ ग्रहण समारोह में किन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था, या फिर कोई संगठन था, या फिर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, या फिर कोई हमारे पड़ोसी थे, उसके संबंध में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किन को वहां पर आमंत्रित किया गया था। तो ये हो गई हमारी पड़ोसी पहले वाली नीति। तो ए लुक ईस्ट पॉलिसी हमने देखी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमने देख ली, और ये थी पड़ोसी नेबरहुड फर्स्ट। इसके संबंध में ध्यान रखना, राइट आंसर है हमारा ए। तो अभी आ गया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंने पूरा आप लोगों को समझा दिया, अब बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब देखो कैसे कर सकते हैं। वर्ष 2014 में भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी को परिवर्तित कर एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपनाया, ये भी बात सही है। पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी 1992 की, 2014 में उसकी जगह पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई। इस नीति का उद्देश्य पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापारिक, सामरिक, सांस्कृतिक संबंधों को अधिक सक्रिय बनाए रखना। पहले आर्थिक संबंध थे, लेकिन अब एक्ट वाला मामला गया कि व्यापारिक भी होंगे, सामरिक भी होंगे, सांस्कृतिक संबंध भी एक्टिव होंगे, सक्रिय होंगे। ठीक है। इस नीति के अंतर्गत भारत ने सर्वोत्तम अफ्रीकी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी का सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की। ये बात सही है, गलत है, सॉरी। दक्षिण पूर्वी के जो देश थे, दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश थे, उनके संबंध में, इसके संबंध में सबसे पहले प्रयास किया गया। तो यहाँ पर तीसरा गलत है, राइट आंसर क्या है, एक और दो यहाँ पर सही है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। सिंधु जल समझौता 1960 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर प्रश्न आप लोग देखेंगे तो मैं इंपॉर्टेंट ही लेकर के आया हूं। जैसे पंचशील समझौता है, हर बार उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंधु जल समझौता है, हर बार उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान रखना क्या है इसमें मामला। सिंधु जल समझौता ये काफी चर्चा में भी रहता है। पहली बात है कि सिंधु जल समझौता किसके बीच में हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में। और इस समझौते में मध्यस्थता किसने की, तो विश्व बैंक जो था उसने मध्यस्थता की। और ये समझौता कब हुआ, ये समझौते की जो डेट है वो है 19 सितंबर 1960। और कहां पर हुआ, कराची में। भारत की ओर से कौन थे, तो भारत की तरफ से थे जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद में पाकिस्तान जो था, उसकी तरफ से कौन आए थे, मोहम्मद अयूब खान। ये आए थे पाकिस्तान की तरफ से। और 12 जनवरी 1961 की शर्तें कब लागू हुई, तो 12 जनवरी 1961 को शर्तें लागू हुई। ये हो गई बात किसके, सिंधु जल समझौते के बारे में। देखो सिंपल सी बातें हैं कि जैसे सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, ये 6 नदियां हैं। ठीक है। अब इसमें क्या था कि जो 3 नदियां हैं उसका पानी लगभग भारत को मिलता है, लेकिन जो जो भारत की 3 नदियां, एक तो सिंधु है, झेलम है और एक चिनाब है। इसका 80% पानी किसको मिलेगा, पाकिस्तान को मिलेगा, और 20% पानी किसको मिलेगा, भारत को मिलेगा। तो सिंधु, झेलम, जो चिनाब है, इन 3 नदियों का जो पानी है उसमें से 80% किसको मिलेगा, पाक को मिलेगा, और 20% किसको मिलेगा, इसका भारत को मिलेगा। ये समझौता इसके संबंध में हुआ था। लेकिन 2019 के आई थिंक जब भी हमारे देश में आतंकवादी जैसा हमला होता है तो सरकार पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाती है, तो उसमें एक ये पॉइंट जो है वो काम में दिया जाता है, सिंधु जल पानी का। सिंधु का जो वाटर है उसको रोक दिया जाता है, उसकी ट्रीटी जो है उसको भंग कर दिया जाता है। तो पहली बात है कि सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता में कराची में संपन्न हुआ, ये बात यहां पर सही है। इस समझौते पर भारत की ओर से जवाहरलाल नेहरू साहब ने और पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद अयूब खान ने हस्ताक्षर किए, ये भी सही है। 12 जनवरी 1961 से इसकी संधि शर्तें लागू हो गई, ये भी बात सही है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर क्या है हमारा, डी। ये बात हो गई किसके संबंध में, सिंधु जल समझौते के बारे में। तो इससे संबंधित प्रश्न आए तो आपका कोई भी गलत यहां पर नहीं होना चाहिए। मैटर किसका है, सिंधु, झेलम और चिनाब। इसका ज्यादातर पानी किसको मिलेगा, पाकिस्तान को मिलेगा, और भारत को क्या मिलेगा, उससे कम पानी मिलेगा, और इसके संबंध में पूरा समझौता हुआ। अब आ गया विश्व मामलों की भारतीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो ये जो आईसीडब्ल्यू संस्था है ये क्या कुछ भी नहीं है। भारत की जो विदेश नीति है उसका संचालन ठीक तरीके से कैसे हो सके उसके संबंध में थिंक टैंक का काम करती है आईसीडब्ल्यूए, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के मामले की एक संस्था है। पहली बात है कि विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना 1943 में नई दिल्ली में हुई थी, ये बात सही है। तो विश्व मामलों की जो आईसीडब्ल्यू है
इसकी स्थापना कब हुई थी? 1943 में। कहां पर हुई थी? नई दिल्ली में। पहला स्टेटमेंट सही है। इसे 3 सितंबर 2001 को संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। तो इसको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया 2001 में। और इसके संबंध में अधिनियम पारित किया गया। ठीक है। उसके बाद में भारत के राष्ट्रपति इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये गलत है। पदेन अध्यक्ष कौन होता है इसका? भारत के उपराष्ट्रपति। यहां पर हो सकता है कि आप लोगों ने गड़बड़ कर दी होगी। ठीक है ना। तो इसके पदेन राष्ट्र अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। पहला दूसरा सही है। राइट आंसर है हमारा ए। ठीक है। तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि भारत के राष्ट्रपति इसके पदेन अध्यक्ष नहीं होते। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ICWA इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के नाम से है। 1943 में इसकी स्थापना हुई, नई दिल्ली में हुई और विदेश नीति के संचालन के संबंध में ये एक थिंक टैंक जैसी संस्था के रूप में काम करती है। तो यहां पर राइट आंसर होगा हमारा ए। अब आ गया भारत पाकिस्तान व्यापार समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, भारत और पाकिस्तान के व्यापार समझौते के संबंध में 1949 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को सुगम बनाना था। ये बात सही है। देखो, भारत और पाकिस्तान के संबंध में अगर आप देखें तो व्यापार समझौता हुआ था 1949 में, पहली बार इसके संबंध में हुआ था। तो उस 49 समझौते में दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है उसको सुगम और सुलभ बनाने पर बात हुई थी। इसके संबंध में पूरा समझौता हुआ था। और इसके तहत भारत जो था वो इतना सब कुछ करने के बावजूद भी 1948 में ही पाकिस्तान की तरफ से भारत पर आक्रमण हो गया था। उसके बाद में 1965 में भारत पर युद्ध हुआ। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। 1971 में फिर एक बार थोड़ा सा युद्ध हुआ बांग्लादेश मुक्ति के नाम से। अब इतना कुछ होने के बावजूद भी 1996 में भारत ने पाकिस्तान को सर्वाधिक तरजीह राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया गया था, यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा प्रदान किया गया था। देख लो, इस तरीके से है मोस्ट फेवर्ड नेशन। उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने क्या किया? फिर वही गलती। यानी भारत जितना पाकिस्तान की तरफ, मतलब भारत ने ऐसा नहीं कि हमने प्रयास नहीं किया संबंध सुधारने का, बहुत प्रयास किए गए, लेकिन जब भी इस तरह के प्रयास किए गए उल्टा उसका जो ऑपोजिट रेस्पॉन्स है वही आया। जैसे मोदी जी जो थे वो नवाज शरीफ की शायद बेटी वगैरह थी, उनकी शादी में गए थे, उसके जस्ट बाद एक हमला हुआ भारत पर। तो इस तरह के कई सारे ऐसे आघात थे, कहीं ऐसी जो बातें थी उसकी वजह से काफी लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है वो सामान्य नहीं हो पा रहे। और उसका रीजन पूरा पाकिस्तान को है। क्योंकि देखो, जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन का हमने 1996 में दर्जा दिया, उसको सर्वाधिक तरजीह वाला राष्ट्र का दर्जा दिया, जबकि इससे पहले बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रखे थे। उसके बाद में पुलवामा आतंकवादी हमला हुआ 2019 में, और उसके बाद में भारत ने पाकिस्तान को प्रदान किया गया मोस्ट फेवर्ड जो नेशन है उसका भी दर्जा क्या कर दिया? यथावत बनाए रखा, गलत है, उसको क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। तो जो पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ था भारत ने व्यापार के मामले में, वो क्या कर दिया? 2019 के पुलवामा अटैक के बाद में समाप्त कर दिया। तो तीसरा गलत है। पहला और दूसरा यहाँ पर क्या है? सही है। ये याद रखना, बस इतना याद रखना। ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा कब दिया गया पाकिस्तान को? 1996 में दिया गया था। और अभी वर्तमान स्थिति में अगर आप देखेंगे तो लगभग 0% के, यानी लगभग अगर आप देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में व्यापार अभी ट्रेड हो नहीं रहा है। अगर कोई ऐसी असामान्य परिस्थिति है तो आई थिंक उसमें मंजूरी लेने के बावजूद वो हो सकता है। ठीक है। अब देखो, आ गया हमारा बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश के देश बनने में ही सबसे बड़ा योगदान भारत का ही है। हालांकि आजकल वो इस चीज को भूल गए, लेकिन जब बांग्लादेश पर बहुत अत्याचार हो रहे थे उस समय सबसे बड़ी जो मदद की थी वो उस समय भारत ने की थी बांग्लादेश की। और बांग्लादेश अगर आज एक देश है, एज अ कंट्री वो है, तो उसको मुक्त करवाने पर सबसे बड़ा प्रयास किसने किया था? भारत ने किया था, भारत की तरफ से किया गया था। अब कहता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में और जो ट्रांसपोर्ट है यानी परिवहन है, आवाजाही है, उसको बेहतर करने के लिए कई सारी ट्रेनें चलाई जा रही है। अब कौन कौन सी ट्रेनें चलाई जा रही है ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। पहला है, जैसे एक तरफ दे रखा है रेल सेवा, दूसरी तरफ दे रखा है जोड़े जाने वाले नगर। भाई कौन से ट्रेन है और इनसे कौन से नगरों को कौन से नगरों से जोड़ा गया? क्योंकि एक देश से दूसरे देश के बीच में तो आएंगे सही ना। अब जैसे मान लो मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस। देखो, बंधन एक्सप्रेस चली थी यहां पर कोलकाता से खुलना के बीच में। कोलकाता से खुलना के बीच में क्या चली? बंधन एक्सप्रेस चली 2017 में। तो यहां पर बी में क्या आएगा? बी में एक आएगा। तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है। उसके बाद में मैत्री एक्सप्रेस चली थी 2008 में, किसके संबंध में चली थी? तो ये चली थी न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच में, 2008 में ही चली थी। और मिताली एक्सप्रेस 2022 में चली थी कोलकाता से लेकर के ढाका के बीच में।
तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो ए में 2 आएगा, बी में 1 आएगा, ए में 2, बी में 1 और सी में क्या आएगा 3, यानी राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी हमारा एकदम यहाँ पर सही आंसर है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। चलो तो ये हो गया हमारा। थोड़ा सा इसमें मुझे हल्की सी गड़बड़ लग रही है, मैत्री एक्सप्रेस, अरे सॉरी, इसमें थोड़ा सा ऐसा नहीं है। अगर आप इसको ठीक से देखेंगे तो मिताली जो एक्सप्रेस चली थी वो चली थी न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच में चली थी, और बंधन एक्सप्रेस चली थी कोलकाता से खुलना के बीच में। थोड़ा सा इसको आप लोग सही कर लेना एक बार इसमें, ठीक है। तो मिताली एक्सप्रेस किसके बीच में चली, न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच में चली 2022 में, यानी सी में क्या आएगा 2 आएगा। तो सी में 2 कहां पर है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, सी में 2 यहां पर है। और ए में क्या आएगा, ए में, सी में 2 आएगा, ए में क्या आएगा 3 आएगा यहां पर। तो ए में 3 और बी में 1 और सी में क्या आएगा 2, यानी राइट आंसर क्या होगा हमारा, ए हमारा सही आंसर होगा। इसका मतलब सिंपल से याद रखना कि जो मैत्री एक्सप्रेस चली थी भारत और बांग्लादेश के बीच में, वो चली थी कोलकाता से ढाका तक। ढाका किसकी राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी है। फिर उसके बाद में बंधन एक्सप्रेस चली थी कोलकाता से खुलना के बीच में, और जो मिताली एक्सप्रेस है वो लेटेस्ट चली थी न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच में। कैसे याद रखेंगे, जैसे यहां पर लिखा हुआ है बंधन, तो बंधन को खुलना से याद रख लेना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ए हमारा सही आंसर है। अब आगे भारत नेपाल 1950 की शांति व मैत्री संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो, जैसे मैंने आप लोगों को भूटान के बारे में बताया था कि भूटान हमारा पड़ोसी देश है, और चीन के संबंध में वहां पर तिब्बत के आसपास क्या लगाता है, सीमा लगाता है। तो इसका मतलब नेपाल हमारे जो सामरिक दृष्टि से उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखें तो जब भारत ब्रिटिश भारत था तो अंग्रेजों के जो व्यापार है, आवागमन था, वो नेपाल तक था, यानी नेपाल के साथ में हमारे संबंध ठीक थे। अब नेपाल वाला जो क्षेत्र था वो भारत आजाद हो गया, अब नेपाल के साथ में जो संबंध है वो कैसे स्थापित होंगे, सारी व्यवस्थाएं कैसे चलेगी, तो उसके लिए 1950 में भारत और नेपाल के बीच में शांति और मैत्री के लिए क्या हुई, संधि हुई। क्योंकि भारत चाहता था कि जो नेपाल है वो भारत के पक्ष में रहे, क्योंकि देश दूसरी तरफ चाइना था, ठीक है, चाइना पर ट्रस्ट हम कर नहीं सकते। अब पहला है कि भारत और नेपाल के मध्य शांति एवं मैत्री संधि पर 31 जुलाई 1950 को हस्ताक्षर किए गए, पहली बात ये। तो भारत नेपाल मैत्री संधि पर हस्ताक्षर 31 जुलाई 1950 को। अब देखो, इसमें भारत की तरफ से हस्ताक्षर किसने किए और नेपाल की तरफ से किसने किए। तो भारत की तरफ से उस समय नेपाल में हमारे राजदूत थे चंद्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह। चंद्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह थे, और उसके बाद में नेपाल जो है उसमें कौन थे, शमशेर जंग बहादुर, जो नेपाल के पीएम और क्या थे, विदेश मंत्री थे। इन्होंने नेपाल की तरफ से इस संधि पर क्या किए, हस्ताक्षर किए। तो भारत नेपाल की संधि पर भारत की ओर से उस समय भारत के जो राजदूत थे, जिनका नाम था चंद्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह, उन्होंने किया था। और नेपाल की ओर से प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा जो थे, उन्होंने हस्ताक्षर किया था। दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो मोहन शमशेर जंग बहादुर नारायण, देखो नाम क्या है, एक निबंध के जैसा लग रहा है नाम, तो इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। अब तीसरा है कि इस संधि के अंतर्गत भारत और नेपाल के मध्य दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया। देखो, दोहरी नागरिकता के संबंध में कोई भी प्रावधान इसमें नहीं हुआ। दोनों देशों के बीच में जो मैत्री है, जो सहयोग है, वो स्थापित हो, और साथ में वहां पर आवाजाही है, व्यापार से संबंधित सारा काम हो, इसके लिए संधि की गई थी। दोहरी नागरिकता का संबंध इससे कुछ भी नहीं है। तो यहां पर तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या है हमारा, 1 और 2 यहां पर सही है। अब आ गया भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये अभी हाल ही में बहुत चर्चा में है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये कब हुआ था, 24 जुलाई 2025 को हुआ था। भारत और लंदन के बीच में मुक्त व्यापार समझौता हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो पहली बात है कि भारत और ब्रिटेन के मध्य 24 जुलाई 2025 को लंदन में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कब किए गए, 24 जुलाई 2025 को। यह इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है जो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे, यानी जो भारत और ब्रिटेन के मध्य जो व्यापार समझौता हुआ था उसमें ब्रिटेन की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए थे, यानी उसके पीएम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। दूसरा है कि इस समझौते के अंतर्गत भारत के लगभग 99% जो निर्यात है उसको ब्रिटेन के बाजार में शून्य शुल्क यानी ड्यूटी फ्री के साथ में प्रवेश प्रदान किया गया। ये बात सही है। इस समझौते में क्या प्रावधान किया गया है कि जो भारत से जो चीजें नेपाल जाती है
उन चीजों पर वहां पर उन पर कोई भी ड्यूटी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, यानी वो ड्यूटी फ्री रहेगी, यानी उनका जो शुल्क है वो क्या रहेगा, शून्य रहेगा। अब सवाल है कि जैसे भारत के जो कुछ सामान है वो अगर ब्रिटेन में जाएंगे तो वो ड्यूटी फ्री रहेंगे, वहां पर कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, वहां की सरकार उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाएगी। उसी तरीके से ब्रिटेन से अगर कोई सामान आए तो क्या भारत में भी वो टैक्स फ्री रहेंगे, यानी ड्यूटी फ्री रहेंगे? तो वो ड्यूटी फ्री नहीं रहेंगे। हमने थोड़े से अलग तरीके से संधि किए। यह समझौता है कि जो ब्रिटेन के 80 से 85% के जो उत्पाद है उन पर शुल्क क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा, यानी भारत पर जो उन पर ड्यूटी टैक्स लगता है उनको क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा, तो शुल्क कम किया जाएगा। लेकिन भारत के जो 99% जो उत्पाद ब्रिटेन में जाते हैं उनको शुल्क मुक्त किया जाएगा, यानी शून्य शुल्क के साथ में वो प्रवेश करेंगे। इस समझौते के अनुसार 2030 तक ब्रिटेन के 99% उत्पादों को भारत में शुल्क मुक्त बाजार उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है। स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्रावधान यह था कि 85% जो ब्रिटेन के जो उत्पाद है उनको भारत में उन पर शुल्क क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा, और जैसे जैसे स्थितियां अलग होगी उस हिसाब से उनके शुल्क पर कमी होती रहेगी। एक चीज और याद रखना, 2023 तक भारत और ब्रिटेन के बीच में जो व्यापार है उसको दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। ये दोनों देशों के बीच समझौते में ये लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पहला और दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट यहां पर क्या है, गलत है। यानी भारत ब्रिटेन के 99% उत्पाद ऐसे होंगे जिनको हम भारत में शुल्क मुक्त करेंगे, ये स्टेटमेंट क्या है यहां पर गलत है। अब आ गया हमारे सामने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में, आईएमएफ के बारे में। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब सब हमने बहुत सारे देशों के संबंध में जो मुद्दे थे वो सारे हमने देख लिए। उसके अलावा जो नेहरू जी की विदेश नीति थी उसके संबंध में कुछ प्रश्न हमने किए। भारत की विदेश नीति के लक्षण कौन से थे उसके संबंध में प्रश्न हमने किए। अब मैं कुछ संगठनों के आपको करवाऊंगा कि कौन से संगठन के संबंध में बेसिक बेसिक बातें कौन सी है। देखो आईएमएफ के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो कितना भी पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि आईएमएफ के बारे में कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जो आप लोग भूल सकते हैं या फिर आप उनमें कंफ्यूज हो सकते हैं। बाकी की अगर कुछ चीजें आएगी तो आप लोग कॉमन सेंस से उनको वहां पर कर सकते हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले बात, 24 जुलाई 1944 को जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसका एक शहर है न्यू हैम्पशायर, उस हैम्पशायर में एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ, 1944 में। और इस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में दो संस्थाएं अस्तित्व में आई, एक तो कौन थी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और उसके बाद में है एक आईबीआरडी जो वर्तमान में क्या है, विश्व बैंक है। और इन दोनों संस्थाओं को क्या कहा जाता है, जुड़वा बहनें कहा जाता है, क्योंकि दोनों ही संस्थाओं का उदय किससे हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुआ था। अब आप कहेंगे कि सर ये सम्मेलन आयोजित क्यों किया गया था। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ तो उसके बाद में दुनिया भर के देशों की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत बुरी स्थिति में थी, यानी आर्थिक अस्थिरता काफी ज्यादा थी। देशों की जो करेंसी है उसका मूल्य बहुत खराब तरीके से गिर चुका था। तो ये सारी आर्थिक स्थितियों को देखते हुए एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आयोजित किया गया अमेरिका में, और इसमें दो संस्थाएं बनी, एक तो थी आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और एक थी आईबीआरडी यानी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, यानी अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के नाम से दो संस्थाएं अस्तित्व में आई। अब जो ये संस्थाएं हैं दोनों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से संबंधित है, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, जुड़वा बहनें कहा जाता है। पहली बात है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का जो निर्णय है वो 22 जुलाई 1944 को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में लिया गया। पहला स्टेटमेंट हमारा एकदम सही है। अगर आपके सामने प्रश्न आए कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का संबंध किन संस्थाओं से है, तो एक तो है आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, और उसके बाद में है आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के नाम से। तो ये दो संस्थाएं याद रखना। दूसरा है कि आईएमएफ समझौता 27 दिसंबर 1945 से प्रभावी हुआ। ये जो समझौता है, ये जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के संबंध में समझौता हुआ, ये 27 दिसंबर 1945 से क्या हो गया, प्रभावी हो गया, तथा इसने 1 मार्च 1947 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। यानी जो आईएमएफ है इसने 1 मार्च 1947 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से संबंधित जो समझौता हुआ था वो कब प्रभावी हुआ, 27 दिसंबर 1945 को। जो यहां पर याद रखना, 27 दिसंबर 1945।
तीसरा है कि वर्तमान में आईएमएफ के 191 सदस्य देश है तथा लिechtenstein इसका 191वां सदस्य देश है। ये बात भी यहां पर सही। देखो कभी कभार क्या होता है कि इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने देश देश शामिल है, तो 191 देश है। तो फिर कहेंगे कि सबसे लेटेस्ट देश कौन सा है जो शामिल हुआ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में, तो उसका नाम क्या है, लिechtenstein नाम का एक कंट्री है, वो 191वां सदस्य देश किसका बना, आईएमएफ का बना। तो ये बात याद रखना। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी का आंसर होगा। आईएमएफ के बारे में एक दो बातें और आप लोग याद रखेंगे। पहली बात है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नाम की रिपोर्ट जो है वो ये जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नाम से रिपोर्ट कौन सा संस्था जारी करता है, आईएमएफ जारी करता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें जो आहारित मुद्राएं हैं यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है, उसके बकेट में 5 मुद्राएं रख रखा है, जिसमें एक तो यूएस डॉलर शामिल है, उसके बाद में जो जापान का येन है वो शामिल है, चीन का जो रेमेन भी है, युवान है, वो शामिल है, उसके बाद में यूरोप का यूरो है वो शामिल है। तो इस तरह की जो 5 मुद्राएं हैं वो क्या होती है, इसके जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है एसडीआर है, उसमें बास्केट जो होता है 5 मुद्राओं का, उसमें 5 मुद्राएं शामिल होती है। ठीक है, इन पांचों के नाम आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, डी हमारा सही आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उसके गठन और कार्य प्रारंभ वर्ष के साथ विश्व बैंक समूह का भाग नहीं है। अब देखो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ, और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जब 1944 में हुआ तो उसमें एक संस्था निकल कर गई, वो थी आईबीआरडी, जो वर्तमान में विश्व बैंक के रूप में काम कर रही है। अब ये जो विश्व बैंक है इसकी 4-5 शाखाएं थी जो आप लोगों को पता होगा। एक तो अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक 1946, एक तो ये शाखा है इसकी, इसका भाग है। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ आईडीए, ये इसका भाग है विश्व बैंक का। उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये इसका भाग नहीं है, इसको दोनों को जुड़वा बैंक कहा जाता है, लेकिन आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का हिस्सा नहीं है। उसके अलावा बहुपक्षीय निवेश गारंटी जैसे मीगा, ये इसका भाग है 1988, और एक है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, वो भी क्या है, इसका भाग है। ये किसके ऐसा है, तो वर्ल्ड बैंक की शाखाएं हैं। तो यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा भाग नहीं है, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो 1945 में बना था, ये इसका भाग नहीं है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे कि किसके बारे में हो गया, वर्ल्ड बैंक के बारे में। अब आगे हमारे सामने गेट गेट एवं विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गेट कुछ भी नहीं है, वर्तमान में आप डब्ल्यूटीओ संस्था देखते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दुनिया भर के में देशों के बीच में जो व्यापार होता है उन व्यापार से संबंधित कई सारे नियम बनते हैं ताकि निष्पक्ष व्यापार हो और किसी भी तरह का उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। तो इसके लिए एक संस्था है डब्ल्यूटीओ। जब डब्ल्यूटीओ नहीं था तो उससे पहले इसके संबंध में काम कौन करता था, गेट करता था। गेट एक संस्था थी, वो इसके संबंध में काम करती थी, जिसकी स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 1943 को, और 1 जनवरी 1950 से ये क्या हो गया, प्रभावी हो गया। तो गेट जो संस्था थी इसकी स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 1947 को, और ये प्रभावी कब हो गया, ये प्रभावी हो गया 1 जनवरी 1948 को। अब देखो इसने काफी लंबे समय तक जो भी व्यापार से संबंधित जो भी रूल रेगुलेशंस थे उसको विनियमित करने का काम किसने किया, गेट संस्था ने किया। फिर उसके बाद में 1995 के अंतर विश्व व्यापार संगठन आया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया, डब्ल्यूटीओ बना, और डब्ल्यूटीओ जो है किस समझौते के तहत बना था, मराकश समझौते के तहत। ये सब समझाने का भी थोड़ा सा समय है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा इनको फैक्चुअल रूप में देख रहा हूं। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1995 को हुई, और मराकश समझौते के तहत हुई था, इसने गेट का क्या लिया, स्थान लिया। तो गेट जो है इसकी क्या है, डब्ल्यूटीओ की पूर्ववर्ती संस्था है। तो गेट जो है किसकी पूर्ववर्ती संस्था है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन जो है उसकी पूर्ववर्ती संस्था है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, और भारत क्या है इसका संस्थापक देश था। तो पहला सही है, दूसरा सही है। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन जो है उसके 166 देश है, ये भी सही है। 30 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ते इसका 66वां देश बना। तो देश कितने हैं टोटल इसमें, 166, और 166वां देश कौन सा है,
उसका नाम है तिमोर लेस्ते। ये इसका क्या है, 166वें नंबर का देश है, तो ये भी याद रखना। तो मोटा मोटा क्या याद रखेंगे, विश्व व्यापार संगठन स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1995 को। इससे पहली कौन सी संस्था थी, गेट थी। गेट संस्था कब से प्रभावी हुई, 1 जनवरी 1948 से प्रभावी हुई। और स्थापना कब हुई थी, 30 अक्टूबर 1947 को उसकी स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार से संबंधित जो भी रूल रेगुलेशन है उनको ये कंट्रोल करने का काम करता है, निष्पक्ष व्यापार हो उसके संबंध में ये काम करता है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें टोटल 166 देश है, और 166वां देश कौन सा है, तो 2024 में इसमें शामिल हुआ था, उसका नाम था तिमोर लेस्ते। और भारत इसका क्या है, संस्थापक सदस्य देश था, ठीक है। यानी 1995 में ही भारत इससे क्या हो गया था, जुड़ गया था। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी इसका सही आंसर है। अब जैसे हमने आईएमएफ के बारे में देखा, जैसे हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में देखा, ठीक है ना, उसी तरीके से हम देखते हैं अब किसके बारे में, ब्रिक्स के बारे में। अब पहली बात तो ये कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई संगठन है आपके लिए तो वो है ब्रिक्स। क्योंकि 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करने वाला है, तो भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला है। तो ब्रिक्स, पहली बात ये याद रखना कि ब्रिक के संबंध में याद रखो, देखो BRIC, देश की जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो देश दुनिया की जो जितनी भी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज है, उन सारे देशों को के कुछ देश मिलकर के उन्होंने क्या बनाया, ब्रिक्स नाम का संगठन बनाया। अब इसमें अगर आप नाम देखेंगे तो नाम है ब्रिक्स, इसका मतलब एक तो है ब्राजील, इसके संस्थापक देशों में है ब्राजील, उसके बाद में है रूस, इंडिया, और उसके बाद में है चीन। ये तो कहते हैं इसके संस्थापक देश थे। अब उसके बाद में क्या हुआ कि 2010 में इसको दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल करने का निर्णय लिया, ये निर्णय लिया, और 2011 से क्या हो गया, आधिकारिक रूप से शामिल हो गया। और आधिकारिक रूप से शामिल होते ही इसका नया नाम क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। ये हो गया, यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यानी ये ब्रिक्स कब बना, तो 2011 में आधिकारिक रूप से दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो गया, ये बन गया। उसके बाद में अगर आप देखें तो फिर और देश इसमें शामिल हुए, कौन कौन से देश हुए वो अभी जस्ट बात करेंगे। पहले अगर देखिए तो ब्रिक की अवधारणा वर्ष 2001 में अर्थशास्त्री जिम ओ'नील के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ये सनसेंट नाम से एक कंपनी है, उसके कहते हैं अर्थशास्त्री थे जिसका नाम था जिम ओ'नील। तो ब्रिक की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी, इसने दी थी। एक बात और याद रखना, इनका एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इनके बैंक का नाम क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये ब्रिक्स जो देश है उनसे संबंधित बैंक है। तो अवधारणा जिम ओ'नील ने दी 2001 में। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन हुआ 16 जून 2009 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हुआ था येकातेरिनबर्ग, रूस में हुआ, आयोजित हुआ था। पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ, 2009 में हुआ। कहां पर हुआ, येकातेरिनबर्ग, रूस में आयोजित किया गया। इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। तीसरा है कि ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। ये दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल नहीं था, दक्षिण अफ्रीका बाद में इसमें शामिल हो गया। ये मैंने आप लोगों को बताए थे। इसके संस्थापक देश थे ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। तो यहां पर तीसरा गलत है, दूसरा सही है और पहला सही है, यानी राइट आंसर होगा हमारा ए इज द राइट आंसर, यानी पहला और दूसरा क्या है, सही है। अब इसमें 5 देश तो मैंने आप लोगों को बता दिए, तो ब्राजील, उसके बाद में एक है रूस, एक है इंडिया, एक है चाइना और एक है दक्षिण अफ्रीका। अब 5 देशों के बाद में क्या हुआ कि जो इसका 15वां शिखर सम्मेलन हुआ, का 15वां शिखर सम्मेलन याद रखना, ये हुआ था 2023 में। और ये कहां पर हुआ था, ये हुआ था जोहान्सबर्ग में, यानी दक्षिण अफ्रीका में। अब जोहान्सबर्ग में हुआ तो इसके तहत जो थे वो 5 देश ऐसे थे जिनको इनकी सदस्यता दी गई इस सम्मेलन में। 1 2 3 4 5 देशों को ब्रिक्स में शामिल किया गया, जिसमें एक था मिस्र, एक था ईरान, ये क्या बने, ब्रिक्स के सदस्य बने। एक है इथियोपिया, उसके अलावा एक है सऊदी अरब और एक है संयुक्त अरब अमीरात।
ठीक है, तो 5 देश कौन से हैं? तो पहले तो याद रखना BRICS, यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। यानी टोटल कितने देश हो गए इसमें? 10 देश हो गए। ब्रिक्स जो 5 आ गए और उसके बाद में 5 कौन कौन से हैं? एक तो मिस्र हो गया, एक हो गया इथियोपिया, एक हो गया ईरान, उसके बाद में एक देश हो गया सऊदी अरब और एक हो गया संयुक्त अरब अमीरात। तो यानी कि 5 देश जो थे इन्होंने 2023 में ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की, यानी ब्रिक्स में ये शामिल हो गए। कौन से शिखर सम्मेलन में शामिल हुए? तो वह है 70वां शिखर सम्मेलन। कहां पर हुआ? जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो पूछ रहा है कि 5 देशों को संगठन में शामिल करने का निर्णय लिया गया, कौन से थे? एक तो मिस्र था, एक ईरान था, एक इथोपिया था, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। यानी ये बात सही है यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ए इज द राइट आंसर। यानी ये पांचों के देश पांचों किसमें शामिल थे? ब्रिक्स में शामिल थे। और इसका जो शिखर सम्मेलन है 2026 में वो कहां पर होने वाला है? भारत में होने वाला है। उसकी भी हम बाकी बात करेंगे। अब देखो ब्रिक्स में के संबंध में और मैं आपके सामने क्या लेकर आया हूं। देखो 6-7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो यानी ब्राजील में आयोजित 70वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, तो 15वां ये था, उसके बाद में 16वां और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? रियो डी जेनेरियो में। तो पहला याद रखना है। तो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां पर हुआ? 2025 में रियो डी जेनेरो में, यानी कि ब्राजील में हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रधानमंत्री जो मोदी थे उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया ब्रिक्स सम्मेलन में। और उसके बाद में उसका उद्देश्य क्या था? कि वैश्विक दक्षिण के लिए सतत विकास, ये नहीं था। अधिक और समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, ये भी नहीं था। साझा समृद्धि के लिए नवाचार डिजिटल सहयोग नहीं था। इसका आंसर था बी, यानी अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, ये इसकी क्या थी? थीम थी। तो ऐसे प्रश्न आ सकता है कि 15वां शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। फिर उसके बाद में 17वां शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? 2025 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ। और अब जो 18वां शिखर सम्मेलन है वो कहां पर होगा? तो वो प्रस्तावित कहां पर है? भारत में प्रस्तावित है। और इसकी थीम क्या थी 17वें शिखर सम्मेलन की? वो थी अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। बस ये बात आप इसके संबंध में याद रख लेना। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा बी। अब देखो ये जितनी भी सारी बातें हम पढ़ रहे हैं ये आप लोग पढ़ेंगे करंट में, है ना। गणेश सर जब आपको करंट पढ़ाएंगे तो वहां पर बहुत अच्छे से आप लोगों को ये सारी चीजें वहां पर समझाएंगे। इसके साथ साथ इंटरनेशनल करंट में आप पढ़ोगे कि कौन सा देश संगठन है, उसका सम्मेलन कहां पर हुआ, उसके सदस्य देश कौन से थे, कौन सा देश बना, ये सारी चीजें वहां पर भी पढ़ोगे। लेकिन हमारे सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है विदेश नीति के नाम से, पड़ोसी देशों के बारे में समकालीन मुद्दे चुनौतियां दे रखा है। इसका मतलब हमें करंट से भी जुड़ करके पढ़ना है और उसका थोड़ा सा जो पास्ट है उसके बारे में भी थोड़ा सा देखना है। ठीक है, तो इस वजह से हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। अब इस तरह का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। 2023 में हुआ 15वां शिखर सम्मेलन, 16वां शिखर सम्मेलन हुआ 2024 में, 17वां शिखर सम्मेलन हुआ 2025 में, 18वां कहां पर हुआ? 2026 में हो रहा है। 15वां शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था कहां पर हुआ था? देखो सबसे पहले देखते हैं हम डी में 2 यानी भारत में प्रस्तावित है। 18वां शिखर सम्मेलन कहां पर होगा? भारत में होगा, ये हमको पता है। यानी कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। उसके अलावा इसे जस्ट पहले जो शिखर सम्मेलन था वो कहां पर था? रियो डी जेनेरियो में था। यानी सी में क्या आएगा? एक आएगा, तो रियो डी जेनेरियो में था। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा? ए। 15वां शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। और 16वां शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? 2030 में कजान, रूस के अंतर्गत हुआ। तो ये सारी बातें याद रखना, बस इतना याद रखना। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में किस देश में प्रस्तावित है? कौन इसकी अध्यक्षता करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेगा भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसकी थीम क्या है, कब से कब तक होगा, कहां पर इसके संबंध में बैठकें हुई, ये सारी चीजें गणेश सर आपको करंट में पढ़ा देंगे, तो उसके साथ साथ थोड़ा सा वहां पर ध्यान रखना। तो यहां पर राइट आंसर क्या है हमारा? ए इज द राइट आंसर। अब आ गया हमारा G20 के गठन। G20 की अध्यक्षता हमने 2023 में की थी। और G20 में आपने देखा होगा कि बहुत उत्सव के जैसे मना था। भारत मंडपम में इसके संबंध में बहुत कार्यक्रम भी किए गए थे, जगह जगह पर इसके संबंध में बैठकें की गई थी। जयपुर है, उदयपुर है, वहां पर अलग अलग तरीके की बैठकें हुई थी।
और दुनिया भर के बहुत सारे नेता जो थे वो G20 में भारत आए थे। ठीक है, अब G20 भारत के लिए 2023 के आसपास, 2023 में ये हुआ था G20 का। लेकिन ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? भारत ने की थी। अब जैसे पहली बात है कि G20 के गठन, उसकी सदस्यता तथा उसके पहले शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो, देखते हैं इसका गठन कब हुआ था। G20 का गठन वर्ष 1999 में वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय सहयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया था। ये यहां पर याद रखना। देखो पहली बात है यहां पर G20, जी का मतलब क्या है यहां पर? ग्रुप, ये याद रखना। तो ये कब हुआ था? 1999 में इसका क्या कर दिया? गठन कर दिया। और इसका उद्देश्य था कि जितने भी देश है उन देशों की जो आर्थिक और जो वित्तीय स्थिति है उसमें सहयोग सुनिश्चित हो सके, उसके उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। फिर उसके बाद में अगर आप देखें तो G20 में 19 देश तथा यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ शामिल है। यानी एक तो इसमें 19 तो देश हैं, इसमें 19 तो देश है, और एक क्या है? यूरोपीय संघ, और उसके अलावा एक और हो गया अफ्रीकी संघ। तो इसको भी इसमें क्या किया गया था? शामिल किया गया था। तो G20 में 19 देश है, यूरोपीय संघ है और अफ्रीकी संघ भी है जिसको इसमें शामिल किया गया था। यानी ये क्या हो गए? इसके सदस्य हो गए। तो 19 देश G19, और उसके बाद में एक यूरोपीय संघ G20, और अब G20+1 हो गया, अफ्रीकी संघ भी इसमें शामिल हो गए। G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो 2008 को हुआ था, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में आयोजित हुआ था। ये बात भी सही है, यानी पहला सही है, दूसरा सही है। राइट आंसर क्या होगा हमारा? डी। अब देखो इसमें समझाने जैसी बात कुछ है भी नहीं। अगर मेंस लिखना होता तो वहां पर अलग तरीके से बात करते, लेकिन यहां पर चीजें लगभग फैक्चुअल पूछी जाएगी आपको। G20 के बारे में और आगे प्रश्न आएगा, वहां पर थोड़ा सा और देख लेंगे कि भारत में इसके संबंध में क्या क्या हुआ। बस ये बातें याद रखना। G20 1999, जी का मतलब क्या है? ग्रुप है। 19 तो क्या है? देश है, एक यूरोपीय संघ, एक क्या है? अफ्रीकी संघ। पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो वॉशिंगटन डीसी में हुआ। कब हुआ? 2008 में हुआ। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा हमारा? डी। अब आ गया थीम। देखो, अब देखो थीम कितनी शानदार है। मुझे तो अगर आप पूछे कि सबसे बढ़िया थीम किसकी लगी है, तो सबसे बढ़िया थीम लगी मुझे G20 की। अब G20 की जो थीम है, अगर आप इसको देखेंगे तो वैसे ऑप्शन इस तरीके से आएंगे कि आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा ऑप्शन को घुमाया है। इसमें दो ऑप्शन आपको सही लग सकते हैं, लेकिन पूरा कौन सा सही ऑप्शन, कौन सा है अच्छा विकल्प, कौन सा है, वो हमको इसमें देखना है। तो जैसे स्टाइल देखना आप प्रश्न की। पहली बात है कि 18वां शिखर सम्मेलन था G20 का। तो G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ, यानी भारत ने इसकी अध्यक्षता की। और उसके बाद में कब हुआ? तो 9 से 10 सितंबर को 2023 में हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया? तो पहला काम किया गया, जो अफ्रीका संघ है उसको शामिल किया गया भारत में, G20 में, सॉरी। यानी भारत के अनुरोध पर अफ्रीका जो संघ है उसको G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया। और इसकी थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम, कि संपूर्ण पृथ्वी क्या है? परिवार है। संपूर्ण पृथ्वी क्या है? परिवार है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ये इस G20 की थीम थी। यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो ये सब बात होगी इसके बारे में। पहला है कि 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली यानी कि भारत में आयोजित G20 के 18वें शिखर सम्मेलन में, जिसमें अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया, की थीम क्या थी? वन पृथ्वी, सॉरी, वन अर्थ, वन हेल्थ, और वन, उसके बाद में है फ्यूचर। तो पहली बात है कि ये पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है। दूसरा है कि वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। वन अर्थ, वन फैमिली,
वन फ्यूचर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा बी, वसुदेव कुटुंबकम आपको देखना है, और उसके बाद में वन अर्थ, वन फैमिली, और उसके बाद में वन फ्यूचर। ये देखते हैं आपको समझ जाना है कि ये किसकी थीम है, ये थीम है हमारे G20 की। ठीक है, तो G20 से संबंधित जो भी प्रश्न है वो यहां पर हमारे सोल्व हो गए। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा बी। तो ये जितने भी संगठन है इनसे संबंधित सारी बातें, मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आप लोगों को वहां पर एग्जाम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब जैसे आ गया कि यूनाइटेड नेशन यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन यूएनएफसीसी जो है वो क्या करता है, इन कोप सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो इसकी एक संस्था है, उसका क्या करता है, या आयोजन करता है। और इसका बेसिक काम क्या है, जो क्लाइमेट चेंज है उसके संबंध में जागरूकता फैलाना और देशों को क्या करना, प्रोत्साहित करना। तो आपको पता है कोप 27, कोप 28, कोप 29, कोप 30, ऐसे आपने सुना होगा कि ये बैठकें होती हैं। अब इसमें मैं प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि कौन सी बैठक कौन सी जगह पर हुई, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक आ गया कोप 27, कोप 28, कोप 29 और कोप 30। सबसे पहली बात है कि जो कोप 30 है, जो 2025 में हुई थी, ये हुई थी बेलम, ब्राजील में हुई थी। तो यहां पर डी में क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये पहला भी गलत है, चौथा भी गलत है। बी में क्या है, डी में क्या आएगा, 2 आएगा। फिर उसके बाद में 24 कहां पर हुई, कोप 24। जो कोप 29 है वो कहां पर हुआ, तो हुआ था बाकू, अजरबैजान में। तो सी में क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा हमारा ए। यानी कि कोप 27 कहां पर हुआ, तो कोप 27 हुआ था शर्म अल शेख, मिस्र में। तो यहां पर लिख देते हैं मिस्र। उसके बाद में पूछे कि कोप 28 कहां पर हुआ था, तो कोप 28 हुआ था दुबई में। कोप 29 है, ये कहां पर हुआ था, तो कोप 29 हुआ था बाकू, अजरबैजान में। अजरबैजान लिख देते हैं। और उसके बाद में अगर आपसे देखें कि कोप 30 कहां पर हुआ था, तो ये था बेलेम, ब्राजील। तो अब एक प्रश्न आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि किस क्रम के कोप का आयोजन भारत में हुआ था और वो कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कि आपको इसके बारे में कितना नॉलेज है। तो अगर आपसे लेटेस्ट पूछे कोप 30 कहां पर हुआ, तो ये हुआ था बेलेम, ब्राजील में। कोप 29 कहां पर हुआ, बाकू, अजरबैजान में हुआ। कोप 28 कहां पर हुआ, दुबई में हुआ। और कोप 27 कहां पर हुआ, शर्म अल शेख, मिस्र जो था वहां पर हुआ। तो ये 4 कोप थोड़े से लेटेस्ट थे, इनके बारे में याद रखना। इनको आयोजित कौन करवाता है, तो एक संस्था है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, सीसीसी के नाम से, यूएनएफसीसी के नाम से एक संस्था है, वो इसके संबंध में प्रयास करती है। राइट आंसर है हमारा ए। अब आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्वेड के सदस्य देशों का सही समूह प्रदर्शित करता है, QUAD। क्वेड कितने देश है इसमें, 4 देश है। कौन कौन से हैं, एक तो है भारत, दूसरा है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके अलावा तीसरा है जापान, और एक है ऑस्ट्रेलिया, जो फिर से इसमें शामिल हो गए। ये कैसे क्वेड कंट्री से, यानी एक समूह बना रखा है इन्होंने क्वेड के नाम से। बेसिकली इसका, हालांकि इसके उद्देश्यों को अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से व्यापार हो सके। हिंद प्रशांत क्षेत्र के उसके संबंध में इस संगठन को बनाया गया था। लेकिन अगर इसका उद्देश्य देखें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपको पता ही है कि चाइना जो है वो बहुत काफी हद तक वो लगातार इसमें प्रयास कर रहा है अपना अधिकार जमाने का, और अमेरिका को, चाइना को काउंटर बैलेंस करना है। तो चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति के लिए अमेरिका और जो 4 देश थे, 3 देश थे, इन्होंने मिलकर के एक समूह बनाया क्वेड के नाम से, जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित ये कार्य करते हैं। अब इन 4 क्वेड देशों में कौन कौन से, एक तो भारत है, एक बांग्लादेश, एक अमेरिका है, उसके बाद में एक जापान है, और एक कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये चारों देशों के बारे में याद रखना। अब एक युद्ध अभ्यास इनके बीच में होता है, क्वेड कंट्रीज के बीच में, वो भी याद रखना, मालाबार युद्ध अभ्यास। तो मालाबार युद्ध अभ्यास भी किसके बीच में होता है, ये क्वेड कंट्री जो 4 देश हैं इनके बीच में ये युद्ध अभ्यास होता है। तो यहाँ पर भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ये इज द राइट आंसर। इनको क्या कहते हैं, क्वेड कंट्रीज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अब आ गए कि सही सुमेलित कीजिए, यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैक्ट एंड डेजर्टिफिकेशन, यानी जो मरुस्थलीकरण है उसकी रोकथाम के लिए एक सम्मेलन किया गया था 17 जून 1994 को बोन, जर्मनी में किया गया था। ठीक है,
उसके बाद में यूएनसीसीडी 17 जून 1994 और इसका मुख्यालय कहां पर है, बोन जर्मनी में, इसके संबंध में सम्मेलन हुआ था। उसके बाद में है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को हुआ और कहां पर हुआ था, रामसर ईरान में। और दूसरी बात है कि 2 फरवरी को क्या मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। ये हुआ था। उसके बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका संबंध किससे है, ओजोन परत से, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। ये हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 16 सितंबर 1987 को हुआ था, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। एक एक क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ये हुआ था 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में, और इसका संबंध है ग्रीन हाउस गैसों से। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए और उनका दुष्प्रभाव क्या होता है, उसके लिए एक सम्मेलन किया गया था जापान में। तो यूएनसीसीडी 17 जून 1994 बोन जर्मनी। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 रामसर ईरान में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल कनाडा में। क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 क्योटो जापान में। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 सही सुमेलित है, ये हमारा सही आंसर है। तो ये पूछा जा सकता है, या फिर इनको सुमेलित करने के संबंध में यहां पर पूछा जा सकता है। तो ये भी बात थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना। अब आ गया मोतियों की माला, स्ट्रिंग ऑफ पियर्स में शामिल द्वीपों और संबंधित राष्ट्रों का सही संयोजन कौन सा है। अब देखो हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्या होता है कि चाइना की नीयत शुरू से खराब रही है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्या चाहता है कि चाइना अपना दबदबा स्थापित करना चाहता है, और भारत में जो हिंद प्रशांत वाला क्षेत्र है उसको चारों तरफ से कवर करना चाहता है। यानी हिंद प्रशांत जो नीचे का क्षेत्र है इसको ऐसे कर रखा है, यानी कुछ बंदरगाह ऐसे बना रखा है, कुछ सैनिक अड्डे ऐसे बना रखा है जो एक माला की तरह दिख रहे हैं, जो भारत को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने के लिए चाइना की एक रणनीति है ये, जिसको कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पियर्स यानी मोतियों की माला। हालांकि चाइना खुद ही नहीं कहता मोतियों की माला, वो कुछ और शब्द का प्रयोग करता है, लेकिन हम या फिर एक बाकी देश है वो इसके समझ में काम करते हैं। ये कह रहा है कि स्ट्रिंग ऑफ पियर्स के अंदर बहुत सारे सैन्य अड्डे और क्या आएंगे, द्वीप आएंगे। तो उन द्वीप और उसे संबंधित राष्ट्र के संबंध में कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। तो एक तो आ गया चटगांव। तो चटगांव कहां पर है, बांग्लादेश में है, ये सही है। यहाँ पर चटगांव जो द्वीप है वो कहां पर है, बांग्लादेश में। उसके अलावा सितवे कोको द्वीप, ये श्रीलंका में नहीं है, ये कहां पर है, म्यांमार में। अगर आप कहेंगे कि श्रीलंका में कौन सा द्वीप है, तो श्रीलंका में द्वीप है हम्बनटोटा। ये कहां पर है, श्रीलंका में। उसके अलावा मारो एटोल, ये मालदीव में है, ये सही है। उसके अलावा ग्वादर बंदरगाह, ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में कहां पर है, बलूचिस्तान में। तो ग्वादर बंदरगाह कहां पर है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। इस ग्वादर बंदरगाह को काउंटर करने के लिए भारत एक बंदरगाह विकसित कर रहा है, चाबहार बंदरगाह। और इसके लिए किससे समझौता हुआ, इसके लिए समझौता हुआ है ईरान से। तो भारत कहां पर विकसित कर रहा है, चाबहार जो बंदरगाह है वो विकसित कर रहा है। तो एक तो चटगांव हो गया बांग्लादेश में, एक सितवे कोको द्वीप हो गया म्यांमार में, एक हो गया हम्बनटोटा द्वीप श्रीलंका में, एक हो गया मारो एटले द्वीप मालदीव में, एक हो गया ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में, और एक जो इसको काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है चाबहार बंदरगाह, वो कहां पर हो गया, ईरान में है। ठीक है, ये भारत की तरफ से बनाया जा रहा है, भारत इसमें क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो स्ट्रिंग ऑफ पीएल से यानी हिंद महासागर क्षेत्र जो है उसमें अपना दबदबा बनाए रखने के लिए और उसको कब्जा करने के लिए, या फिर एक तरह की शब्दावली कर सकते हैं, उस पर अधिकार करने के लिए, पूरा अपना जो अधिकार है वो उस पर करने के लिए एक स्ट्रिंग ऑफ पीएल्स की नीति है चाइना की, जिसमें भारत के चारों तरफ हिंद महासागर क्षेत्र में अलग अलग देशों में वो अपने सैन्य अड्डे बना रहा है, या फिर कुछ द्वीप है उन पर वो अधिकार कर रहा है। तो वो सारे को क्या कहते हैं, मोतियों की माला कहते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पीएल्स कहते हैं, जिसमें ये सारे द्वीप इसमें शामिल है। तो दूसरा गलत है, लेकिन 1 3 और 4 सही है। राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी इज द राइट आंसर। अब देखो थोड़ा सा इसमें, हाँ अब देखो हारमुज जल संधि जोड़ती है। अब देखो ये काफी चर्चा में रही, स्ट्रेट ऑफ हारमुज बहुत चर्चा में, ईरान और किसके बीच में, ईरान और जो अमेरिका के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चला था उसके वजह से स्ट्रेट ऑफ हारमुज जो है वो बंद हो गया था। युद्ध चला किसी और से था, लेकिन बाद में उसका मकसद क्या हो गया कि स्ट्रेट ऑफ हारमुज को खुलवाना है,
अगर अमेरिका थोड़ा सा बेसिक सा दिमाग लगाए तो पहले से ही खुला हुआ था। तो जब युद्ध हुआ जिस उद्देश्य के साथ में हुआ वो तो अमेरिका का पूरा नहीं हुआ, लेकिन स्टेट ऑफ हार्मुज जो है वो बंद हो गया। फिर उसके बाद में दोबारा जो युद्ध है वो हुआ तो ऐसा लग रहा था जैसे वो स्टेट ऑफ हार्मुज को खुलवाने के लिए ही हो रहा है ना, बाकी वो पहले से खुला हुआ था, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो ओमान की खाड़ी के साथ फारस की खाड़ी को ये जोड़ता है हार्मुज जल स्ट्रेट। करंट का थोड़ा सा विषय है, इस वजह से हो सकता है कि आप लोगों से ये प्रश्न पूछ लिया जाए। अब आगे के निम्नलिखित विद्वानों में से किसने जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति को वेस्टफेलिया प्लस गुटनिरपेक्षता कहा? यानी वेस्टफेलिया उसके साथ में क्या है, गुटनिरपेक्षता है, ये किसने चित्रित किया? तो कांति वाजपेयी जो थे उन्होंने इसके बारे में चित्रित किया था। यानी जो नेहरू की जो विदेश नीति थी उसको वेस्टफेलिया प्लस गुटनिरपेक्षता किसने कहा? एक कांति वाजपेयी थे, उन्होंने इसके बारे में कहा था। इसके समझाने कुछ भी नहीं है, सीधा अगर प्रश्न आ जाए कि वेस्टफेलिया प्लस गुटनिरपेक्षता जवाहरलाल नेहरू की नीति को किसने कहा, तो वो कहा था कांति वाजपेयी ने। किस वर्ष में भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया गया? देखो लुक ईस्ट पॉलिसी 1992, एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये कब की है? 2014 की, मोदी जी के समय, ये नरसिम्हा राव के समय, ये हुआ था 2014 में, ये ध्यान रखिए। अब आगे कि संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी गोल के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा ना, वही एसडीजी गोल के बारे में ये प्रश्न है। यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स थे, जो 17 गोल निर्धारित किए गए थे, जो हमें 2030 तक उनको प्राप्त करना था, तो उसके संबंध में ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। आप थोड़ा सा ध्यान रखना इसके बारे में, इसका संबंध क्लाइमेट से है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो एजेंडा है 2030 को सितंबर 2015 में जो पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ था उसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा में आयोजित सम्मेलन में ग्रहण किया था। यानी सितंबर 2015 में जो सम्मेलन आयोजित हुआ था वहां पर भारत ने इसको स्वीकार किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। 17 संधारणीय विकास का उद्देश्य 169 लक्ष्य इस एजेंडा का हिस्सा है, ये भी बात सही है। इसमें कितने एसडीजी गोल हैं? 17 गोल हैं, और इसमें लक्ष्य कितने हैं? 169 है। खुशी से रहे, ये एजेंडा का सार्वभौमिक सिद्धांत है। एजेंडा का सार्वभौमिक सिद्धांत है, कोई भी पीछे ना रहे। ये इसका सार्वभौमिक सिद्धांत है, किसका? एसडीजी। एसडीजी गोल कितने हैं? 17 है, ठीक है। इससे पहले, इससे पूर्व एक गोल थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एमडीजी, ठीक है, वो 8 थे, और अब कितने हो गए? 17 हो गए, ठीक है। तो इनका तो अवधि थी 2000 से 2015 तक थी, लेकिन इनकी जगह पर अब एसडीजी गोल हो गए। इनकी अवधि कितनी हो गई? 2015 से लेकर के 2030 तक हमें क्या करना है? अचीव करना है। कुछ नहीं अचीव होगा, जो प्रयास कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये अवधि भी बढ़ा दी जाएगी। जैसे 2000 से 2015 हुआ एमडीजी गोल, फिर उसका नाम बदल गया, एसडीजी हो गया, वो 17 उसमें टोटल विकास गोल्स हो गए और 169 उसके टारगेट हो गए, तो उसको बढ़ा करके 2030 तक कर दिया। हो सकता है कि अगर अचीव ना हो तो आगे भी उसको बढ़ा दिया जाए, ठीक है। आप देखते हैं इसको। इसका सार्वभौमिक सिद्धांत है कोई भी पीछे ना रहे, नो लेफ्ट बिहाइंड, नो लीव बिहाइंड, यानी किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा यहां पर गलत है। राइट आंसर होगा हमारा सी, 1 और 2 क्या है? सही है। ये बात हो गई हमारी किसकी? एसडीजी गोल के बारे में। अब इसका मतलब ऐसा नहीं कि यही प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा, इसका मतलब ऐसा है कि इससे संबंधित भी प्रश्न आप लोगों को आ सकता है, एसडीजी गोल से संबंधित। तो जो 17 के 17 लक्ष्य हैं वो आपको पूरे के पूरे बहुत अच्छे से याद करके जाना है। अभी मैं आगे उससे संबंधित प्रश्न भी आएगा, वहां पर आप लोगों को देख सकते हैं। अब देखो एक संस्था है जिसका नाम है ग्रीन पीस। अब देखो ग्रीन पीस एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है, जिसकी स्थापना 1971 में वैंकूवर कनाडा में हुई थी। पहला स्टेटमेंट सही है। ग्रीन पीस एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वैंकूवर कनाडा में इसकी स्थापना हुई, और कब हुई थी वो ध्यान रखना, 1971 में हुई थी। दूसरी बात है कि ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है, ये भी बात सही है। जो ग्रीन पीस है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो जो नीदरलैंड की जो एम्स्टर्डम है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। ग्रीन पीस इंडिया की स्थापना 2001 में हुई और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। अब देखो एक तो ग्लोबल जो है वो संगठन है ग्रीन पीस इंडिया, ग्रीन पीस संगठन के नाम से। एक भारत में भी इसकी स्थापना हुई ग्रीन पीस इंडिया के नाम से, जो पर कहां पर हुई थी? बेंगलोर में हुई थी, और कब हुई थी? 2001 में। यह संगठन भी ध्यान रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। आंसर क्या होगा इसका? डी हमारा सही आंसर। अब हमारे एसडीजी गोल हो गए, एसडीजी 2, एसडीजी 4, एसडीजी 7, एसडीजी 13। अब ऐसे टोटल 17 गोल है। 17 को अगर आप
3 से 4 बार भी बहुत अच्छे से अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो हो सकता है कि उससे संबंधित एक आध प्रश्न आपके आ जाए, और जब प्रश्न आएगा तो आप लोगों का वो सही भी होगा। फिर भी मैं अपनी तरफ से एक प्रश्न आप लोगों को यहां पर करवा रहा हूं, जैसे भूखमरी समाप्त करना, तो भूखमरी समाप्त करना एसडीजी सेकंड गोल है, यानी जो एसडीजी के 17 गोल दे रखे हैं उसका दूसरा गोल क्या है, तो वो है भूखमरी को समाप्त करना। एसडीजी 4 का है तो वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी एसडीजी 4 किसके संबंध में बात करता है कि गुणवत्तापूर्ण क्या मिलनी चाहिए, शिक्षा। एसडीजी 7 बात करता है किफायती और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में, यानी ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। और एसडीजी 13 बात करता है जलवायु कार्यवाही के बारे में, यानी कि 2, 1, 3 और 4, 2, 1, 3, 4 कहां पर है, ए में है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ए इसका सही आंसर है। तो एसडीजी सेकंड में भूखमरी समाप्त करना, एसडीजी 4 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, 7 में किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, और एसडीजी 13 में जलवायु कार्यवाही। तो ये एसडीजी के 17 गोल हैं, 17 के 17 एक बार मोटा मोटा देख जाना, बाकी ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आ गया भाई साहब बहुत तगड़ा संगठन जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों में लगातार विवाद बनता जा रहा है, उसका नाम है नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अमेरिका और यूरोप के कुछ कंट्रीज हैं, उन्होंने मिलकर के इसकी स्थापना की गई थी। इसकी एक जो धारा है वो ये कहती है कि अगर नाटो के किसी भी सदस्य पर हमला होगा तो वो किस पर हमला माना जाएगा, वो अमेरिका पर हमला माना जाएगा, पूरे नाटो के सदस्यों पर हमला माना जाएगा। ये एक तरीका का क्या था, सैन्य संगठन था, और यूक्रेन जो था वो भी इसमें शामिल होना चाहता था। रूस को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, तो रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। रूस को लगा होगा कि यूक्रेन छोटा सा देश है, कुछ समय बाद में हम यहां से जीत करके निकल जाएंगे, लेकिन युद्ध इतना चला कि अब तक भी उसकी स्थिति क्लियर नहीं हो पाई कि उसमें रशिया जीता नहीं जीता, बहुत बुरी स्थिति में वो मामला है, ठीक है। और वहां के यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर जेलेंस्की है, और रूस के कौन है, तो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन। अब ये नाटो के बारे में याद रखना, इसका पूरा नाम है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यानी उत्तरी अटलांटिक के आसपास के जो भी देश है उनके बीच में एक पूरी संधि हो रखी है। अब ये जो नेटो है उसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, तो यहां पर याद रखना नेटो 4 अप्रैल 1949। मुख्यालय कहां पर है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। उसके अलावा अगर आप देखें तो नाटो में सदस्य कितने हैं, तो टोटल 32 देश है, और फिनलैंड यानी 31वां देश कौन सा है, 31वां, सॉरी 31 और 32वां, तो 31वां देश कौन सा है, तो 31वां देश है फिनलैंड, और 32वां देश कौन सा है, वो है स्वीडन। ये कब बना, 2024 में, और ये कब बना, 2023 में, ठीक है। तो फिनलैंड, और ये सबसे लेटेस्ट कंट्री इसमें शामिल होने वाले, फिनलैंड शामिल हो गया और स्वीडन जो है वो इसमें शामिल हो गया। तो नाटो के बारे में 4 अप्रैल 1949, सैन्य संगठन है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय कहां पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है, और 2023 में फिनलैंड इसमें शामिल हुआ, और 2024 में स्वीडन जो है इसमें शामिल हो गया। राइट आंसर क्या है हमारा, डी, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो ये बात होगी किसके बारे में, नेटो के बारे में। और देखते हैं हम आगे। अब आ गया समूह 77, यानी G77 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो आपने G20 के बारे में सुना होगा, G7 के बारे में सुना होगा। भारत G7 का सदस्य नहीं है, सदस्य देश नहीं है, G20 का सदस्य कौन है, भारत है। अब एक ऐसा संगठन है जिसका नाम है G77, भारत इसका भी सदस्य है। इसके संबंध में भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। ग्रुप G77 कहे या फिर समूह 77 कहे, इसका गठन हुआ था 15 जून 1964 को जेनेवा में आयोजित प्रथम अंकटाड सम्मेलन जो था उसके दौरान हुआ था। तो G77 गठन कब हुआ था, 15 जून 1964, कहां पर हुआ था, जेनेवा में, और किसका सम्मेलन था, अंकटाड का। ये हो गया बात। भारत ने 1964 में ही समूह 77 का संस्थापक सदस्य बना था, यानी भारत क्या था, एक संस्थापक देश था इसका। तो अगर प्रश्न आए कि भारत इसमें कब शामिल हुआ, तो 1964 में भारत इसमें शामिल हो गया था। भारत ने 1970, 71 और 1980 में इसकी न्यूयॉर्क जो चैप्टर है उसकी अध्यक्षता की थी। तो भारत ने अध्यक्षता कब की, 1970
70-71 में की, और एक बार 1979 में की, और किससे की न्यूयॉर्क चैप्टर की। ये बात हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी यहाँ पर सही है। राइट आंसर क्या होगा? डी। ज्यादातर का ऑप्शन डी है, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट हमारा ज्यादा है, इस वजह से इसका आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। अब देखो, अब किससे संबंधित आ गया प्रश्न, देखिए देखते हैं। यूएन शांति अभियान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखो यूएन, और वो भी शांति अभियान, देखते हैं। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय यूएन शांति अभियान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये बात यहाँ पर सही है। ये प्रश्न आपके फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में आ रखा है। तो यूएन जो था वो शांति अभियान कब मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है। उसके अलावा यूएन चार्टर का अध्याय 6 विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित बात करता है, यानी विवादों का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। यूएन का जो चार्टर है उसका जो भाग 6 है वो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के बारे में बात करता है। यूएन चार्टर का अध्याय 7 शांति, शांति के उल्लंघन और आक्रमण संबंधी कार्यों पर कार्यवाही से संबंधित बात करता है, ये भी बात सही है। और उसके बाद में यूएन चार्टर में शांति अभियान का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तो यूएन चार्टर में शांति अभियान का कोई स्पष्ट उल्लेख यहां पर नहीं है। तो आंसर क्या होगा हमारा? डी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। अंतरराष्ट्रीय यूएन शांति अभियान दिवस कब मनाते हैं? 29 मई को हम मनाते हैं। किस डेट को मनाते हैं? 29 मई को मनाते हैं। किस चैप्टर में वो विवादों का शांतिपूर्ण समाधान के बारे में लिखा हुआ है? तो यूएन चार्टर का जो 6ठा चैप्टर है उसमें इसके बारे में लिखा हुआ है। 7वें चैप्टर में लिखा हुआ है कि शांति और शांति के उल्लंघन और आक्रमण की स्थिति में संबंधित कार्यों पर क्या होगी? कार्यवाही होगी। यूएन चार्टर में शांति अभियान का कोई भी स्पष्ट उल्लेख यहां पर नहीं है, यानी शांति अभियान भेजा जाएगा इसका उल्लेख वहां पर नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा बेसिक सा समझे कि शांतिपूर्ण समाधान के बारे में लिखा हुआ है तो उसमें आप अंडरस्टूड मान सकते हैं। बाकी जो यूएन शांति अभियान भेजता है उसका उल्लेख यूएन के चार्टर में कहीं पर भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? डी। 1 2 3 4। अब आ गया आसियान कंट्री, यही रह गया था एक, क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई जो राष्ट्र संघ है उनका एक संघ है। दक्षिण पूर्व के जो भी देश है उनका एक एक ग्रुप बना हुआ है, इसके संबंध में थोड़ा सा ध्यान रखना। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी, बैंकॉक थाईलैंड में हुई, तथा इसका मुख्यालय कहां पर है? जकार्ता इंडोनेशिया में। सही बात है। आसियान कंट्री जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 8 अगस्त 1967 ये हुआ। उसके बाद में कहां पर है? बैंकॉक थाईलैंड में। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ये चीजें लिखी हुई आप दोबारा क्यों लिख रहे हो? देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब क्लास नहीं देखेंगे, वो डायरेक्ट पीडीएफ पढ़ेंगे, है ना। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको सीधे पीडीएफ पढ़नी होती है, तो मैं चाह रहा हूं कि उनके लिए थोड़ा सा ठीक रहे, इसलिए मैं साइड में यहां पर लिख रहा हूं। मुख्यालय कहां पर है? जकार्ता इंडोनेशिया में, ये सही है। आसियान का आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, एक दृष्टिकोण, एक पहचान, एक समुदाय। ठीक है, वहां पर हमने क्या पढ़ा था? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और आसियान का आदर्श वाक्य क्या है? वन विजन, एक दृष्टि, वन आइडेंटिटी, एक पहचान, और वन कम्युनिटी, एक समुदाय, ये सही है। आसियान में 11 सदस्य देश है। आसियान में सदस्य कितने हैं? 11 है। भारत इसका भाग है क्या? नहीं है भारत इसका भाग। तो इसके संस्थापक सदस्यों में कौन थे? एक तो ये इंडोनेशिया, एक है थाईलैंड, एक है सिंगापुर, एक है फिलीपींस, और एक कौन सा है? मलेशिया। तो ये किस में शामिल है? आसियान कंट्री में शामिल है। ये संस्थापक देश है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। देश कितने हैं? 11। लेकिन संस्थापक देश कौन कौन से हैं? तो एक तो है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बारे में ध्यान रखना। उसके बाद में मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, ठीक है, उसके बाद में है सिंगापुर। ये कहते हैं इसके संस्थापक देश थे। ठीक है, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, और उसके बाद में है थाईलैंड, ये कहते हैं इसके संस्थापक देश थे। टोटल मेंबर कितने थे? टोटल मेंबर थे 11। तो यहां पर पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। राइट आंसर होगा हमारा डी। तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। अब देखो निम्नलिखित में से किस विकल्प में उल्लेखित सभी समूह का 12 सदस्य हैं? देखो G4 का 12 सदस्य हैं, G15 का 12 सदस्य हैं, G20 का सदस्य हैं, G24 का सदस्य है, G77 का सदस्य है। लेकिन ये 11, उसके बाद में ये 12, उसके बाद में ये 22, ये इनका सदस्य भारत नहीं है। तो G4, G15, G20, G24 और G77 इसका सदस्य है। एक बात याद रखना, G7 का 12 सदस्य नहीं है।
ये याद रखना, तो राइट आंसर होगा हमारा, हे इज द राइट आंसर। उसके बाद में आ गया संघाई सहयोग संगठन। देखो सारी चीजें देख ली हमने, ब्रिक्स देख लिया हमने, उसके बाद में एससीओ अपन देखेंगे, उसके अलावा एक सम्मेलन अभी आसियान देखा था, उसके अलावा आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, लगभग लगभग सारे संगठनों के बारे में बेसिक बेसिक बातें हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब आ गया हमारा एससीओ। एससीओ के 25वें शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। देखो एससीओ जो संघाई सहयोग संगठन है, उसका जो लेटेस्ट शिखर सम्मेलन है उसके बारे में ये प्रश्न पूछ रहा है। एससीओ की स्थापना कब हुई उसके संबंध में आगे प्रश्न आएगा, वहां पर मैं आपको बता दूंगा। पहली बात है कि यह सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक तियानजिन चीन में आयोजित किया गया। पहली बात है कि 2025 का जो एससीओ का शिखर सम्मेलन था वो कहां पर हुआ, चीन में हुआ। जगह कौन सी, तियानजिन, ये याद रखना। इस सम्मेलन की थीम होती है कि संघाई भावनाओं को कायम रखना, एससीओ ऑन द मूव, ये इसकी भावना थी कि संघाई भावनाओं को कायम रखना, एससीओ ऑन द मूव, ये इसकी थीम थी। इस सम्मेलन में सदस्य देश जो थे उन्होंने यूनिवर्सल काउंटर थ्रेट और जो एससीओ एंटी ड्रग सेंटर है उससे संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। ये भी बात सही है, राइट आंसर होगा हमारा डी। 25वां शिखर सम्मेलन था, कहां पर हुआ, चीन में। थीम कहती है संघाई भावनाओं को कायम रखना, एससीओ ऑन द मूव। ठीक है, ये बात याद रखना इसके बारे में, एससीओ के बारे में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील सिद्धांत नहीं है। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए परस्पर सम्मान की भावना, ये है, मैंने आपको बताया था। अनाक्रमण, ये एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, ये एक समझौता है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ये बताया था। एक ये बंधुत्व यहां पर नहीं है, बंधुत्व ये शब्दावली नहीं है, यहां पर समानता और पारस्परिक लाभ। ये था। और एक 5वां सिद्धांत था, किसी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी। बंधुत्व और पारस्परिक लाभ नहीं था, वहां पर कौन सा था, समानता और पारस्परिक लाभ। तो ये पंचशील समझौते के बारे में तो सारी चीजें मैंने आप लोगों को वहां पर करवा दी थी। ठीक है, तो ये मान के चलो कि ये जो आपके 3 टॉपिक दे रखे थे जिसके संबंध में क्लास क्वालिटी एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर नहीं आई थी, तो मुझे लगा कि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी करवानी चाहिए ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो जाए। दूसरी बात है कि आप लोगों के कुछ फैक्ट जो हैं वो अगर आप लोगों ने याद किए हैं तो वो भी रिकॉल हो जाए और अच्छे से पूरे टॉपिक का बहुत अच्छा रिवीजन भी हो जाए। ठीक है ना, तो इसमें मैंने लगभग सारे संगठन शामिल कर लिए, बहुत विदेश नीति के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है वो शामिल कर लिए। हालांकि आपको पता है कि विदेश नीति वाला जो पार्ट है वो काफी वाइड है, किसी भी देश के किसी भी संबंधों के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो रिवीजन के लिए आपकी जरूरी होनी चाहिए वो सारी चीजों को मैंने इस क्लास में आप लोगों के लिए शामिल कर लिया था। बाकी मेरी आप लोगों के साथ में शुभकामनाएं, बड़ी आराम से आप लोग मस्त होकर के पेपर दीजिए। और एक क्लास और थी जिसकी डिमांड आप लोग कर रहे थे, अगर आप कहेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वो क्लास भी आप लोगों के लिए ले आऊंगा। वो क्लास है भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग की 1 घंटे के आसपास की क्लास होगी, उसमें मैं उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी आपको करवा दूंगा, यानी उसका भी रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा। तो सेकंड ग्रेड के संबंध में क्या क्या चीजें देख ली, तो पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जैसे संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, राजस्थान पॉलिटी की एक बहुत बड़ी मैराथन क्लास थी, इंडियन पॉलिटी की मैराथन क्लास थी, ये विदेश नीति वाला पोर्शन था, ये सारे मैंने आप लोगों के लिए करवा दिए। उसके अलावा अगर और क्वालिटी एजुकेशन का यूट्यूब चैनल अगर लोग देखेंगे तो वहां पर भी मैंने बहुत सारी क्लासेस करवाई है, अधिनियम करवाया है, संवैधानिक विकास के संबंध में और बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको पढ़ाई हुई है। तो एक बार क्वालिटी एजुकेशन का चैनल विजिट कर लेना, जो भी टॉपिक आपको चाहिए वो टॉपिक लिखना, उसके बाद में आगे लिख लेना भाई घनश्याम सर के नाम से, आपके सामने कोई ना कोई उससे संबंधित वीडियो आ जाएगा। अगर नहीं आया है, अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। एज सुन एज जितना भी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा उतना मैं आपके लिए क्लास वहां पर ले आऊंगा। ठीक है, तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में तो आप लोग कमेंट करके जाएंगे। साथ ही में ये प्रश्न में से कितने प्रश्न आप लोगों के सही हुए, आपको कॉन्फिडेंस आया नहीं आया, उसके बारे में आप लोग बता जाएंगे। बाकी मेरी अच्छी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, आप जल्दी बड़े आराम से पेपर दें, मस्त आपका पेपर जाए, फिर उसके बाद में सिलेक्शन होने के बाद में आप यहाँ पर आए, आपका इंटरव्यू यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी लोगों से एक अगली क्लास में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।